बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने जनूबी पंजाब की सियासत के ऊपर गुफ्तगू करनी है, हमने जनूबी पंजाब के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करनी है। हमने जानने की कोशिश करनी है कि ये ख़ित्ता क्यों महरूम है। यहाँ पर टैलेंट तो मौजूद है, हम जो पॉपुलेशन है वो हमारी जनरली यहाँ पर ज़्यादातर तो पॉपुलेशन है, जैसे हम पूरे मुल्क की पॉपुलेशन यूथ पे कंप्राइज़ करती है, हमारी भी यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन यूथ बल यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना इकबाल सिराज साहब, जो कि मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली। इस पर तफसीलन बात करेंगे और हम मसाइल की हमेशा बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि हम हल की तरफ जाएँ। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, दुनिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस खित्ते में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सियासत और हुकूमत क्या सोच रही है इस खित्ते के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए सर। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया, थैंक यू। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर रोही टीवी जुनैद अनवर साहब, जो कि पॉलिटिकल बीट है उनके पास। हमेशा हम उनको प्रोग्राम में दावत देते हैं जब हमने सियासी हवाले से गुफ्तगू करनी हो। इनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे और इनसे चाहेंगे कि क्योंकि रिपोर्टर हजरात इनके पास पल पल की खबर होती है, तो इस वक्त क्या मसाइल हैं, यूथ के क्या मसाइल हैं, यूथ की क्या आवाज़ है। मीडिया का काम ही आवाज़ बनना है, आवाज़ उठाना है। जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती, मीडिया उनकी बात सुनता है। तो जुनैद साहब से इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हल जानने की कोशिश करेंगे, इनका तज्ज़िया जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका और आपको गुड मॉर्निंग राना इकबाल साहब को और हमारे सुनने वाले और देखने वाले तमाम नाजरीन को उनकी सुबह बखैर और खैर का दिन गुजरे उनका। थैंक यू सो मच जुनैद साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। हमेशा हम आपको निक ऑफ टाइम पे जो है वो मदऊ करते हैं और आप हमेशा हमारी दावत कबूल करते हैं, प्रोग्राम पे आते हैं। स्टार्ट आपसे स्टार्ट करेंगे। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो बुनियादी मसाइल क्या हैं, ख़ास तौर पर यूथ के क्या मसाइल हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और वो क्या चाहते हैं। आज जनूबी पंजाब के मसाइल की बात की जाए तो वो पूरे मुल्क के मसाइल से थोड़ा सा ज़्यादा हमें उनके मसाइल नज़र आते हैं कि जनूबी पंजाब एक ऐसा ख़ित्ता है कि जहाँ पर जो है वो ज़राअत से माला माल ख़ित्ता है, यहाँ पर टैलेंट है, यहाँ पर हर चीज़ है, मगर उस सब के बावजूद यहाँ पर भूख नाचती है। आप ये देखिए जनूबी पंजाब फूड बास्केट है, मगर उसके बावजूद यहाँ पर जो है यहाँ का किसान जो अनाज उगाता है, जो गंदम देता है, जो यहाँ पर फल देता है, सब्जियाँ देता है, मगर उसके घर जो है वो हांडी उसकी जो है वो नहीं पक रही, उसके घर जो चूल्हा है वो नहीं जल रही। कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि यहाँ का जो जानवर पाल है वो दूध जो है वो उसका निकालता है, दूध होता है, और मगर उसके घर दूध दस्तयाब नहीं है, बाकी पूरे मुल्क के अंदर जो है उसका दूध जाता है। जनूबी पंजाब का यहाँ पर किसान जो है वो जानवर यहाँ पर पालता है और जो मज़बा खाने हैं वो कराची और लाहौर के अंदर हैं, तो वहाँ पर जो है वो सूरत हाल है। यहाँ पर काश्तकारी यहाँ पर है और उसके अलावा जबकि इंडस्ट्री जो है सारी वो फैसलाबाद के अंदर है, टैक्स फ्री जोन वहाँ पर है, अपर पंजाब है, कराची पर है। तो जनूबी पंजाब के लोगों के साथ मुसलसल जो है वो ये मसाइल हैं। उसकी एक बड़ी वजह यहाँ लीडरशिप का सबसे बड़ा फुकदान है जनूबी पंजाब के अंदर। राना साहब शायद इस बात को ना माने कि यहाँ से इस खत्ते से वज़ीर आज़म भी रहे, इस खत्ते से सदर भी रहे, इस खत्ते से वज़राए ख़ारजा, वज़राए दाखिला, उसके अलावा वज़ीर आला तक इस खत्ते से लोग रहे, मगर इस खत्ते को ऑन करने के लिए कोई तैयार नहीं। आज भी ये सूरत हाल है कि मुल्तान की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी को और तहरीक इंसाफ को जो है वो मैंडेट मिला, मुस्लिम लीग नून को शहर से एक सीट मिली, जिसका खमियाजा अवाम इस सूरत में भुगत रही है कि जनूबी पंजाब हो, मुल्तान हो, कोई मेगा प्रोजेक्ट अभी तक हमारे पास नहीं आया। हमें कभी हमारे मुल्तान विहाड़ी रोड हो, पुराना दुनियापुर रोड हो, ये अभी तक जो है ये भी अभी मुकम्मल होने के मराहिल में जो है वो दाखिल नहीं हुए। तो ये एक जनूबी पंजाब का नोहा है जो कि हम हर अपने प्रोग्राम में सुनाते हैं, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारा नोहा भी कोई सुनने को तैयार नहीं। अब ये ख़ित्ते की जो बात है, ख़ास तौर पर इसके जो मसाइल हैं उसको भी कोई जो है वो टेक ऑफ करने को जो है वो तैयार नहीं है। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली का पार्ट हैं। मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि सर जिस तरह की इन्होंने मसाइल बताए ये बड़े बुनियादी मसाइल हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे मुल्तान विहाड़ी रोड की बात की, दीगर बहुत से प्रोजेक्ट्स की बात की, लॉन्च किए गए हैं, हरकत हमें नज़र आई है। आप अब आगे का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, हल क्या देखते हैं इन सारे मसाइल का। देखिए, हमारा ये खित्ता है, इसके अंदर बहुत सारे मसाइल, उनमें बहुत सारे वजूहात हैं। मैं समझता हूँ सियासी तौर पे भी यहाँ के जो लोग वोट लेकर गए, उन्होंने
इस खित्ते के लिए बस तकरीबन अगर मैं समझता हूँ किसी भी मजाती किसी के साथ वो नहीं है, और वो लोग शायद मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर भी हैं, और लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो हमारा विहाई रोड था इसको 25 साल के बाद बन रहा है ये। बिल्कुल। और 25 साल बड़ा अरसा होता है। मैंने असेंबली में इस पे आवाज़ भी उठाई थी और कातल रोड मैंने कहा था इसको, और मैं मुख्तलिफ जगहों पे एक्टिंग में गया, फिर मैंने अपने MP सबान से कहा, और मैं समझता हूँ कि हमने इसकी आवाज़ उठाई। ये मतलब ये जुल्म है कि 25 साल बाद एक रोड बना, और ये शुक्र अल्लाह का कि ये बन गया। और ये इस पे मैं जो भी लोग इससे मुंसलिक हैं मैं उनको दुआ देता हूँ कि चलो हमारे लोगों का ये दर्द और ये दुख कम हुआ। दुनियापुर रोड है उसकी भी इससे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने बहुत दफ़ा मुख्तलिफ मैंने मिनिस्टर साहब को भी कहा कि भाई इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और ये मैं इस पर बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। लेकिन हमारे यहाँ सच में यहाँ के जो इशू है वो लाहौर वाले, ज़ाहिर बात है लाहौर बैठ के वो इस एरिया को समझते हैं। ये शायद यहाँ पर गूंगे लोग बसते हैं, यहाँ के लोग जो हैं बात नहीं कर सकते। यहाँ की जो मैं जो एक आपको बात बता दूं कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ अब पूरे पाकिस्तान को मतलब पता चल गया कि साउथ पंजाब ये खिता ये महरूमी का शिकार है, और इस पे अब सियासत कोई नहीं कर सकता। इसके साथ काम करना पड़ेगा। जैसे EPZ की बात हुई, एक्सपोर्ट जोन की, मतलब ये किसको पता नहीं है। पूरे पाकिस्तान में बने, फैसलाबाद बने, सियालकोट बना, कराची बना, उसके अलावा रिमेरखा बना, तो मुल्तान भी क्या ऐसा मुल्तान के लोगों ने कर दिया है कि इस खित्ते में नहीं बना। ये फूड बास्केट है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर गंदम ये पैदा करते हैं, बिल्कुल यहाँ का किसान, मैंगो यहाँ, सिट्रस यहाँ, कॉटन इस एरिए की बड़ी क्रॉप थी जो बदकिस्मती से कि उसको बहुत सारे लोग उस पर सीड की बात करते हैं, कोई पेस्टिसाइड की बात करता है, खाद की। देखें ये पूरा एक सर्कल था जिसको किसी ने हमारी सॉइल के ऊपर किसी ने काम नहीं किया, हमारे यहाँ के पानी के ऊपर काम नहीं किया। उस किसान को, जिस किसान ने इस पे काम करता उसको सपोर्ट नहीं किया गया, किसान को उल्टा मारा गया। आज भी आप देख लें जो हमारा ये खित्ता है ये सारे का सारा एक मतलब मेहनत कशों का है। यहाँ का मजदूर काम करता है, यहाँ की खवातीन और बच्चे तक काम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब ये गंदम खुद पैदा करते हैं लोग, जब कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए जो इसमें ये साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। आज भी सारा पाकिस्तान यहाँ से लोग पैदा करते हैं और वो लोग खाना खा रहे हैं। तो इनके लिए इनके पाँव में जूते भी नहीं है। मैं पहले भी ये बात करता हूँ, असेंबली में मैंने ये बात की। तो ये एक पूरी लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है ना ये हर उस शख्स की है जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये शऊर रखता है, ये समझता है। सियासत देखिए, सियासत अपनी ज़ात के लिए आप कर रहे हैं, कितनी देर करेंगे। सियासत अपने मुल्क के लिए होनी चाहिए, सियासत अपने खित्ते के लोगों के लिए होनी चाहिए। खैर उन एरिया में वो मनसूबे आने चाहिए। EPZ एक्सपोर्ट जोन यहाँ की ज़रूरत है। 8 करोड़ का एकड़ है इंडस्ट्री स्टेट में। मुझे बताएं एक नया आदमी कारोबार करेगा वो कहाँ से फैक्ट्री लगा लेगा, और वो कैसे मशीनरी इंपोर्ट करेगा। और एग्रीकल्चर की मशीनरी, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, उसके लिए आपको स्टोरेज चाहिए, उसके लिए आपको उसको वैल्यूएट करने के लिए मशीनरी चाहिए। मतलब हुकूमत को भी पता है, और पहले भी हुकूमतों को पता था। और यहाँ के जो सियासी लोग थे उनको भी पता है कि तरक्की कैसे आएगी। तरक्की एक ही चीज़ से आएगी। जगह ये एरिया एग्रीकल्चर है, इसमें एग्रीकल्चर मशीनरी चाहिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री चाहिए, एग्रीकल्चर स्टोरेज के लिए इनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। आप इनकी जो फसलें पैदा होती हैं वो ज़ाया होती है, ख़राब हो जाती हैं, उसके ऊपर कोई सुनता नहीं है। मैं तो बल्कि एग्रीकल्चर की मीटिंग के अंदर ही मैंने कई दफ़ा कहा है कि भाई आप एग्रीकल्चर के हवाले से आपको देखें ये जो एरिया है इसके ऊपर कौन सा बड़ा काम है जो नहीं हो सकता। दूध यहाँ का, गोश्त यहाँ से, अब जानवर यहाँ पैदा होता है, सलाटर हाउस कराची में और लाहौर में। सर एक्सपोर्ट जोन्स की आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा इस पर मज़ीद रोशनी डालें कि हमारी जो इंडस्ट्री है, अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट जोन्स बना देते हैं, मिसाल के तौर पर आप ख़ुद भी एक बिज़नेसमैन है, कितना
मुनाफा या कितना हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यहाँ से जनरेट होती है, कितना एग्जाम्पल के तौर पर, इस वक्त स्टैट्स पे बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, कितना फ़ायदा होगा इस खित्ते को अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट जोन बना दिया जाए? यहाँ के सबसे पहले तो कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पर फ्लरिश करेगी अगर हम एक्सपोर्ट जोन बना देते हैं? देखिए, ये जो गोश्त यहाँ स्लाटर हाउस खुलने चाहिए, ओके, उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री उसके रिलेटेड है वो सब यहाँ पर आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ की जिनास हैं उनके मुताबिक यहाँ इंडस्ट्री मशीनरी इनको उस पर टैक्स लेना चाहिए। मैंगो हमारी इतनी बड़ी क्रॉप है, वो हमारा ज़ाया होता है, मैंगो के ऊपर फ्रीज ड्राइंग पे काम हो रहा है, डिहाइड्रेशन पे काम हो रहा है, वो इंडस्ट्री यहाँ पर ओपन होनी चाहिए, उस पर इनको काम करना चाहिए। उसके अलावा हमारा जो एरिया है किसानों के हवाले से, कॉटन एक हमारा बड़ा, मतलब अब कॉटन के जोन बना देने चाहिए हमें, कॉटन पे हमें पूरा प्रॉपर एक, जिनके पास फंड है उनको हमें लेकर आना चाहिए। हम उस गरीब किसान से कॉटन काश्त करवा रहे हैं जिसके पास खाने को या उसके पास खाद डालने को पैसे नहीं है, और हम उसको मतलब आज भी अगर हम देखा जाए जो उसने इस्तेमाल करनी है काश्तकारी के लिए, कोई भी मशीनरी या बिजली या खाद, उसके पैसे उसका हिसाब बनाए ना, तो वो तो उल्टा बेचारा मकरूज हो रहा है। आपने तो उसको मतलब कभी उसको सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। सब के सब एक बात देख रहे हैं कि बस हम शायद इनका खून तक निचोड़ लें। लेकिन आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं, मेरी अभी ब्राज़ील एम्बेसडर के साथ मैं मिला था, उसने मुझे कहा कि आपके पास खाना नहीं है, आपके पास ज़मीनें आपकी बंजर हो रही हैं, आपकी पीएच इतनी, आप सबको पता है पीएच हमारी ज़मीन की हाई है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है हमारी ज़मीनों में, हम बैलेंस फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे, हमारा यूरिया और डीएपी और पोटाश सबको पता है। एग्रीकल्चर जितने भी इससे लोग जुड़े हैं, जो यहाँ के मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, सबको पता है। लेकिन भाई बात यही है कि हमें सबको मिल बैठना पड़ेगा, और हुकूमत को भी इस खित्ते के ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। ये जिस तरह से चीज़ें सस्ती ऐसे नहीं होंगी, ज़्यादा पैदावार, ज़्यादा उस ज़मीन से पैदावार लेना तब सस्ती होंगी। आप अगर किसी की कीमत मुकर्रर कर दें, उससे आप सस्ता कुछ चीज़ हो, तो वो तो उल्टा इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है। इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है। जुनैद साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा। जैसे कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट जोन्स हैं वो बनाने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को प्रमोट करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। हमने 2025 में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हुए देखे। अब ये भी सुना कि एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी हमने बनानी है, हमने इंपोर्ट लेड इकॉनमी से निकलना है। जनूबी पंजाब के खित्ते के हवाले से अगर हम बात करें, कोई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा होता हो कि एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की तरफ हम जा रहे हैं? अच्छा, एक तो हमारा वैसे कौमी अलमिया भी है, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के इनका फोकस भी उसी पर होता है कि जिस चीज़ के अंदर रेट, कीमत, बजरी और सरिया इस्तेमाल हो, वो शायद कौम की तरक्की के लिए एक बेहतर इकदाम समझा जाता है। कि हम अभी तक इसी बात का क्रेडिट ले रहे हैं जी, कातिल रोड, मुल्तान विहाड़ी रोड बन गया, दुनिया पर रोड का अगर मेयार अच्छा नहीं है वो भी बन गया। बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, और जिस तरह हम इकोनॉमी को बेहतर करने की बात करें और इस खत्ते के लिए एक्सपोर्ट जोन्स की बात की जा रही है, इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात की जा रही है, इसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है, इस पर तफसील गुफ्तगू करते हैं। जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन नाज़रीन इस वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी जुनैद साहब से कि इंडस्ट्री के लिए किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं। 2025 की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर ये साल एक अच्छा साल साबित हुआ पाकिस्तान के लिए भी, और इस खित्ते में भी हमने देखा कि जनूबी पंजाब में बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। मुल्तान शहर के लिए भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। जुनैद साहब इसके ऊपर रोशनी डाल रहे थे कि अब इन प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा होगा, किस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर ज़रूरत है। जी जुनैद साहब, बिल्कुल, मैं ये कर रहा था कि हमारे यहाँ जो इस वक्त ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वो यहाँ पर इंडस्ट्री जोन बनाया जाए, टैक्स फ्री इंडस्ट्री जोन। और जिस तरह राना साहब ने कहा कि इस वक्त जो हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट है वो बहुत महंगा हो चुका है, और उसके साथ साथ वहाँ पर अब मज़ीद गुंजाइश भी नहीं है, बहुत कम प्लाट खाली पड़े। टैक्स फ्री इंडस्ट्री जोन आए, यहाँ पर इंडस्ट्री आए और वो यहाँ पर काम करे, यहाँ जनूबी पंजाब के लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब
राणा साहब आप भी इस बात को देखेंगे कि कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि यहाँ का मज़दूर जाता है बलूचिस्तान कमाने के लिए और वहाँ से वो उसको पता भी है कि उसका वहाँ पर उसकी जान महफूज नहीं है और वो यहाँ से ज़िंदा जाता है और वहाँ से वो मुर्दा जो है वो वापस आता है इस खत्े के। जबकि हमने बात की ये खत्ता पूरे मुल्क को पालता है, यहाँ पर ज़राअत है, यहाँ पर जो है वो लाइफ स्टॉक है, यहाँ पर ब्रेन है, यहाँ पर जो है वो नौजवान हर चीज़ से ये खत्ता माला माल है। मगर फिर भी कि यहाँ के मज़दूर जो है उसको यहाँ पर रोज़गार नहीं मिलता, उसको बलूचिस्तान जाना पड़ता है। यहाँ पर जब आप इंडस्ट्री लगाएंगे, जब सरमायादार यहाँ के अपना सरमाया लगाएगा, यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान को भी जो है वो कुर्सी वाली नौकरी मिलेगी। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, अगर कोई हुकूमत इस जनूबी पंजाब के इस सराइकी वसीब के ख़त्े के साथ कोई जो भला करना चाहती है वो यही है कि इस खत्े के जो वसाइल हैं उनको इस तरीके से तकसीम किया जाए कि वो यहीं पर खर्च हो। यहाँ की जो गंदम है वो यहीं पर जो है वो तैयार और यहीं से पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया के अंदर उसकी सप्लाई हो। यहाँ का जो जानवर है वो यहीं पर ज़िबा और उसका गोश्त यहीं से जो है वो बनकर जो है वो बिके पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क के अंदर बिके। ये जुल्म नहीं है कि यहाँ का जानवर पैदा होता है, उसको यहाँ पर पाला जाता है और उसके बाद जो है वो उसका गोश्त जो है वो कराची के अंदर जाके ज़िबा हो या लाहौर के अंदर जाके ज़िबा हो। ये जुल्म है कि यहाँ का जो जानवर पाल है वो जानवर को तैयार करता है, वो जानवर को बड़ा करता है, उसको पालता है, मगर उसका गोश्त खाने से वो महरूम है क्योंकि वो बेचेगा उसको तो वो अपनी एक वक्त की रोटी लेगा, उसके बावजूद उसके पाँव नंगे होंगे। आप जो है वो देखें लोगों के पास जानवर मौजूद है इस खत्ते के अंदर, मगर वो उनके पाँव में, जिस तरह राणा साहब ने कहा, जूता नहीं है, उनके तन पर कपड़ा नहीं है। उसकी वजह यही है कि वसाइल जो है वो फैले हुए हैं, वो कहीं और है। चीज़ पैदा यहाँ होती है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती है और वो उस जगह चली जाती है। जब तक यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आती, यहाँ के लोगों को नहीं वो किया जाता, उस वक्त तक जो है वो सूरत हाल मैं समझता हूँ कि बेहतर नहीं होगी। राणा साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? जी देखें, हम यहाँ पर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो जैसे जुनैद भाई ने बात की है, तो कराची वो जानवर जाएगा और लाहौर जाएगा और उसके ऊपर फ्रेट लगेगा, उसके बाद वो मुनाफा वो ले जाएंगे। अब पालना, उसको खिलाना पिलाना, उसकी मजदूरी सब इन गरीब लोगों ने की, तो किसी को नज़र नहीं आता। इस शहर में आप देखें, एक्सपो सेंटर मुल्तान नहीं है, वो लाहौर में बन गया, कराची बन गया। प्रोड्यूस यहाँ होती है, डिस्प्ले यहाँ होना चाहिए चीज़ें। हमारा मैंगो यहाँ पैदा होता है, उसका एक्सपो इस्लामाबाद में लग रहा है, उसका एक्सपो लाहौर में लग रहा है, किसको पता नहीं है। और ये जो जितनी भी मैं समझता हूँ कि ये मुंह मोड़ ले इस खत्ते से, तो इस खत्ते की जो किसान की और जो मज़दूर की, जो यहाँ के नौजवानों की ये जो मेहनत है, जिस पे डाका डाल रहे हैं लोग, और मैं समझता हूँ कि इस पे कोई रियायत नहीं कर रहे। यहाँ पर देखिए ना, अगर लाहौर के लिए मनसूबे आते हैं, लाहौर को आप बड़ा कितना बड़ा करेंगे, और वो शहर जो अपनी एक इतनी बड़ी आबादी के साथ घिर गया है, अभी उसको आप और बड़ा कितना करेंगे और कितना उसमें पैसा खर्च करेंगे, जो कि आपको चाहिए कि नए शहरों के ऊपर जो आप पैसा खर्च करें, मुल्तान पे करें, आप शुजाबाद पे करें, जलपीर वाला पे करें, खानेवाल पे करें, आप इस मुजफ्फरगढ़ पे करें। ये जो जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ के बच्चे, मैं स्कूलों को विज़िट किया, मैं स्कूलों के हवाले से मैं बताऊँ आपको, नीचे बैठने की जगह उनके पास एक तरह की हमवार नहीं है, बेंच तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद उन स्कूलों में उस किसान के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, गंदा पानी, वो पानी जो इंसान शायद मुंह को भी ना लगा सके। उन बच्चों के दांत ख़राब हो चुके हैं, जिगर ख़राब हो चुके हैं, गुर्दे ख़राब हो चुके हैं। तो उन स्कूलों में जब मैं गया तो उनमें किसी में टीचर नहीं है, किसी स्कूल के अंदर फर्नीचर नहीं है, किसी स्कूल के अंदर कमरा नहीं है, छतें गिरने वाली हैं। आप मुझे बताएं, मैं जब लाहौर लेके गया डाटा उठा के यहाँ से, और मैंने बताया, और मैं समझता हूँ कि तो वो कितना जुल्म है और कब से ये हो रहा है। मतलब जिन स्कूलों के अंदर वो बच्चे जो हमारी नर्सरी हैं, जो हमारा असल मुस्तकबिल है, और जो किसान हमारे लिए इन शहरों का पेट पाल रहा है, उसके बच्चों के लिए आप क्या अंधे हैं? आपको नज़र नहीं आता? अच्छा रहन साहब, हम लोग ना मसाइल पे बहुत गुफ्तगू करते हैं। जैसे आपने बताया एजुकेशन सेक्टर की बात की आपने, हेल्थ सेक्टर में मसाइल हैं, तमाम सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मसाइल हैं, साफ़ पानी का बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है यहाँ पर। अब इन मसाइल से निकल के हमने हल की तरफ जाना है।
पब्लिक देखिए रिप्रेजेंटेटिव हम यहाँ लोगों का, ने, देखिए हाल इसका ये जो जैसे यहाँ मैंने का इंट्रोडक्शन फंड, में बात की, जो आपने भी यहाँ का, बात की, उस पर देखिए काफी सारी चीजों पे हमें बात करने की देखिए जरूरत है। यहाँ पर एक एक सेक्टर के जरा बारे में जो बताइएगा। यहाँ का हिस्सा है, जो यहाँ का मतलब इस खित्ते का जो हमारा हिस्सा है वो हमें पूरा मिलना चाहिए, और यहाँ वो अफसर लगाने चाहिए जो इस खित्ते के लिए काम कर सके, ठीक, बजाय इसके उनमें इतना पोटेंशियल ना हो। अभी मैं बताऊं, आमिर खान करीम यहाँ पर लगे हैं कमिश्नर, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह वो मैं समझता हूँ कि वो खुद जाके हर जगह को देख रहे हैं, हालांकि ये चीज़, लेकिन वो बंदा इस एरिया से भी है, बुरे वाले के रहने वाले हैं, और दूसरा वो सेम ऑफिसर हैं, वो बहुत सारी चीज़ें खुद से वो अपने मतलब एक मैं समझता हूँ कि शायद ही हमारे यहाँ शाबाश मिलती हो किसी को, लेकिन वो कर रहा, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, ओन करके शहर को ओन करके काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं अभी आया हूँ, जो हमारे यहाँ ट्रैफिक फंसी होती थी, जो हमारे रोड सफाई नहीं होती थी, जो मैंने अब पूरा एरिया देखा है, माशाल्लाह इतना खुशी मिलती है कि यार चलो कोई तो। और मैं देखें, मैं बताऊँ, हम सबको ये जो अफसरान यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये सियासत है, हमें अपने जो, क्योंकि शहर हमारा है, हम स्टेक होल्डर हैं, और जो देहात हमारे हैं उनके लिए भी हमें उस तरह खुले दिल से हमें उन पर काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सीएम पंजाब जितनी कोशिश कर रही हैं पंजाब के हवाले से, और वो बेटी हैं पंजाब की, और यहाँ जो हमारे साउथ पंजाब की बेटियाँ हैं उनके पाँव में जूतियाँ नहीं हैं। मैं उनको मैसेज देता हूँ आपके इस प्रोग्राम के हवाले से कि इस खित्ते की बेटियों का, माओं का, बच्चों का, आप एक माँ भी हैं और बेटी भी हैं, और मैं बतौर MPA आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस खित्ते में आएँ, देखें और इन पे काम करें। आपको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, बड़ा एक ओहदा दिया है, और हमने आपको वोट दिया है 100%। हम आपको सपोर्ट करते हैं, मैं 100% उनको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इस वक्त हम हुकूमत के हवाले से एक असेंबली में मेरा एक रोल है, और दूसरा मैं इस खित्ते से मैंने वोट लिया है, तो मैं 100% चाहता हूँ कि वो कामयाब हों और वो इस खित्ते के लिए काम करें, इस खित्ते के लिए काम करें, वो कामयाब हों। जुनैद साहब, सियासत पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी से आपने गुफ्तगू की, आपने उन्होंने कहा कि ये हुकूमत तो साबुन पे खड़ी है। क्या वजह हुई इस हवाले से, क्यों उन्होंने अपना ये बयान दिया? अब बिल्कुल, साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जो हैं वो मुल्तान थे और दरवेश आदमी हैं, और वो दौरा हदीस मुकम्मल करने वाले जो तलबा थे उनसे भी उन्होंने ख़िताब किया, और बाद में रूही से ख़ुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि ये हुकूमत जो है वो अब के साबुन पर खड़ी है और वो किसी भी वक्त फिसल सकती है। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हुकूमत जो है वो अब डामाडोल है, और उसके अलावा हुकूमती इक़दामात पर भी उन्होंने, जो वंडर बॉय की बात की जा रही है, वंडर बॉय का तो शायद उन्होंने जिक्र नहीं किया, मगर उन्होंने ख़ास तौर पर ये कहा कि हुकूमत के अब दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। और साथ साथ उन्होंने इस खित्ते का भी नोहा वो जो है वो पढ़ कर सुना और बताया कि यहाँ के किसानों के साथ जो हुकूमत ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। यहाँ पर गंदम का काश्तकार जो है वो रुल गया, यहाँ पर जो है वो कपास का काश्तकार रुल गया, और उसके बाद अब जो हालिया जो सूरत हाल, सब्ज़ी की सूरत हाल है कि वो जो काश्तकार है वो इस तबाही के दहाने पे है, और हुकूमत जो है कभी 9000 ट्रैक्टर्स का दावा करती है और कभी जो है वो किसान कार्ड के दावे और वादे करती है, मगर इस सब के बावजूद जो है वो किसान की हालत नहीं बदल रही। तो इस पर भी उन्होंने जो है वो अपना मौक़िफ़ दिया और कहा कि हुकूमत ने जो है वो आवाम से और किसानों से किसी किस्म के जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए, किसी किस्म के वादे पूरे नहीं किए। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अभी आपने सब्ज़ी फ़रोश के हवाले से बात की, जो सब्ज़ी के काश्तकार हैं उनकी सूरत हाल इस वक्त बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है इस वक्त, क्या सूरत हाल है, ग्राउंड की क्या रियलिटीज़ हैं? आम आवाम तो बहुत खुश नज़र आ रही है, वो कह रही हैं चीज़ें सस्ती हो गई, आलू सस्ते हो गए, टमाटर सस्ते हो गए, हर चीज़ सस्ती हो गई। असल में जुल्म यही है कि किसान को ज़िबा करने के बाद जो है वो एक मसनूई तौर पर रेट कम किए जाते हैं। जिस तरह गंदम काश्तकार ने 2021 और 2200 रुपये तक फ़रोख्त की, जबकि अब वही मार्केट के अंदर 5000 रुपये मन आपको आटा मिलता है। मतलब ये जो 3000 रुपये का गैप है, ये कौन खा, मिडल मैन खा गया। आप मरीम नवाज़ ने ऐलान किया था कि 13 रुपये की रोटी मिलेगी, बड़े बड़े वो पोस्टर्स भी लगाए, और हर तंदूर के बाद फ़ोटो वाला उनका वो फ्लैक्स नज़र आता था, मगर अब वो फ्लैक्स भी गायब हो गए। और अब राणा साहब भी MPA हैं और शहर से रहते हैं। राणा साहब भी हमें बताएं कि शहर में किसी तंदूर पर 13 रुपये की रोटी मिल रही है। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे गुफ्तगू हो रही है, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी गंदम की कीमतों के ऊपर, जो कि इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। इसी के साथ जो हमारे सब्ज़ी फ़रोश लोग हैं, सब्ज़ी काश्तकार हैं, उनके भी मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जुनैद साहब इसके ऊपर तफसील गुफ्तगू कर रहे थे। जुनैद साहब उसको कंप्लीट कीजिएगा जो आप बात कर रहे थे। बात कर रहे थे रोटी की। सबसे पहले तो 13 रुपए के पूरी कौम ने, पूरे शहर ने और हम सब ने वो इश्तिहारात भी देखे यार, तंदूर के बाहर लटकता हुआ फ्लेक्स भी देखा, मगर अब शायद ही किसी तंदूर पर जो है वो 25 रुपए से कम रोटी इस वक्त जो है वो दस्तयाब हो। तो कहने का मकसद ये है कि पॉलिसी के अंदर वो पूरा साल उसको जो है वो एक पॉलिसी को नहीं लेके चला जा सका। अब इस वक्त गंदम काश्त हो चुकी है, 2 महीनों तक 3 महीनों तक गंदम उतरना शुरू हो जाएगी और इस वक्त मुल्क के अंदर कोई गंदम का बहरान भी नहीं है। हुकूमत कहती है वाफर मिकदार में गंदम के स्टॉक्स मौजूद हैं और फ्लोर मिल्स वालों के पास भी पूरे स्टॉक मौजूद है, तो फिर गंदम का रेट इस कदर क्यों इजाफा हुआ? अच्छा, क्यों आवाम मैंने को वजीफा खुद किया ज़ाती जाता एक है? प्रोग्राम किया पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, जो मैं अपना दूसरा प्रोग्राम करता हूँ। उस पे हमने जगह जगह जाके आटे की कीमतें चेक की, जिसमें हुकूमती आटा तो इस वक्त सही रेट पे मिल रहा है, जो रेट तय किया गया हुकूमत की तरफ से। वो हुकूमती आटा बिल्कुल वो मिल रहा है, मगर वो उस मिकदार में नहीं मिल रहा। उसकी क्वालिटी को चेक करने की इस पर जरूरत है। तफसील दूसरी गुफ्तगू बात, करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर अच्छा मौजूद है, जी, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। एक अच्छी डिस्कशन आपकी रोइंग चैनल के हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी, और राणा इकबाल साहब उस पार्टी से हैं और इनकी कई बातों से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन वो चीजें तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए उस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। आप देखिए, मैं खुद जिम्मेदार फैमिली से हूँ। आप मुझे अपनी पिछले 1-2 साल से मुझे कोई प्लॉट या जमीन बेचनी पड़ती है। मैंने अपनी गंदम 2500 रुपए मन पे सेल की, ठीक है जी, और आज गंदम क्या है। हम नहीं चाहते, जिम्मेदार है कि लोगों को महंगा आटा मिले, महंगी गंदम मिले, बिल्कुल भी। ये पॉलिसीज का फेलियर है और नॉन स्टॉप फेलियर है। हम 70 साल में अपने मुल्क की पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर सके। इंडोनेशिया देखें, कोरिया देखें, आप मलेशिया देखें, आपकी पॉलिसीज को लेके वो मुल्क कहाँ चले गए। समझ नहीं आती इनकी कि ये ड्राइंग रूम में बैठ के, एसी कमरों में बैठ के हमारे सियासतदान कौन सी पॉलिसियां बनाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, आपकी डेमोक्रेसी मजबूत नहीं है, आपका एग्रीकल्चर जी, बहुत शुक्रिया। यही अब्दुल शकूर साहब, यही बात की जा रही है जुनैद साहब की तरफ से भी कि इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है और पॉलिसीज़ को लॉन्ग टर्म बनाने की ज़रूरत है। जी जुनैद साहब, कंप्लीट कीजिएगा। कर रहा था कि अब जो है उसको एक पॉलिसीज़ को, जिससे उन्होंने कहा कि पॉलिसीज़ को बनाते हुए ख्याल करना चाहिए कि जो उगा रहा है उसका भी फ़ायदा हो और जो खा रहा है उसको भी मुनासिब रेट पर मिले। तो अब यही सूरत हाल है कि अब आलू का काश्त का जो आलू जो है वो फील्ड से किसान के खेत से 5 रुपए किलो पर जो है वो इस वक्त ख़रीदा जा रहा है। मार्केट में 20 रुपए से 25 रुपए दस्तयाब है। तो कहने का मकसद ये 5 रुपए में उस किसान का क्या हाल होगा कि उसके तो खाद का खर्चा पूरा नहीं होता। उसने उसको जो है फसल को तैयार किया है, खादें हैं, पानी है, स्प्रे है, और उसके बाद उसको निकाला है ज़मीन से, मतलब उसकी हार्वेस्टिंग की है, तो वो कहाँ जाएगा किसान? इस वक्त अगर हम वो जो, जैसे आप आलू की फसल की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि ये 42% हमारा एक्सपोर्ट होता है, जो कि अब इस वक्त मार्केट की उतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो सरमायादार जो है वो तो अपनी फसल को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। एक तो फौरन बेचकर अपना थोड़ी सी बेचकर अपने मामूली खर्चे पूरे करता है, दूसरी वो अपने पास घर में स्टॉक रखता है और ताकि वो मौके पे ज़रूरत पे आने भेजो। तीसरा जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो तो कोल्ड स्टोर में चला जाता है सरमाएदार का। जो आम काश्तकार, आम किसान, आम गरीब काश्तकार है, जो 5 एकड़ तक का काश्तकार है, इससे कम का, उसने तो मौके पर बेचनी है। वो तो अभी फसल उसकी हार्वेस्ट नहीं होती कि उसके पास खाद वाला पैसे लेने के लिए खड़ा है, स्प्रे वाला पैसे लेने के लिए खड़ा है, पानी वाला पैसे लेने के लिए खड़ा है, उसके घर के अखराजात, परचून की दुकान वाला उसके पास खड़ा है, वो तो नहीं स्टॉक कर सकता, वो तो रुल गया है। उसके लिए क्या है? उसके लिए क्या है? मसाइल का हल निकालने की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। राना साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत से मसाइल हैं इसके तहत, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर एक तो वासा का तो है ही, उसी के साथ साथ साफ रमज़ान आ रहा है। मैंने भी बेतहाशा प्रोग्राम किए इसके ऊपर, जुनैद भाई भी आवाज़ उठा चुके हैं, दीगर हमारे रिपोर्टर हजरात आवाज़ उठाते हैं। साफ़ पानी का मसला बहुत बड़ा मसला है। तकरीबन 50% से ज़ायद शहर की अगर हम बात कर लें तो फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब हैं। इसके लिए क्या किया जा रहा है? कोई आवाज़ उठाई जा रही है? एक साफ़ पानी अथॉरिटी बनाई गई है, उम्मीदें उससे बहुत अच्छी हैं कि इंशाल्लाह काम करेगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो इसका हल निकाल पाएगी? मैं खुद साफ पानी जो सेक्रेटरी साहब है वहाँ गया, उसके ऑफिस में गया, 3-4 चक्कर मैंने लगाए, लेकिन बदकिस्मती वही है कि वो इस खित्ते को वो सुनना भी नहीं पसंद करते। पहले तो वो मुझे मिला बड़ी मुश्किल से, फिर जब मिले
तो उसके बाद इस खित्ते के लिए उनके पास कोई नंबर नहीं है, वो सुनने को तैयार नहीं है। और आप ये देखें कि जो हमारा ये एरिया है, इस एरिया में जितनी गुर्दे की बीमारियाँ, ऊपर से जिगर की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ, पहले गुर्बत है इन पे, ये पहले ही गुर्बत से मरे हुए। दूसरा, इनको बीमारियों ने ऐसी, जैसे आम पीने का पानी तक उनका एक मतलब एक आम आदमी ना उसको पीना है पानी, हर उसके पास पीने का पानी तक नहीं है। मैंने 6 अम्बार हमारा चक है, मैंने वहाँ पर अपनी जेब से मैंने वहाँ पाइप लाइन डलवाने लगा, मैं 10-12 लाख मैंने जेब से वहाँ खर्च किया। तो यहाँ के एक हमारे यहाँ बदकिस्मती है, सियासत जो ना चुतराहट के लिए की जाती है और अपनी ज़ात के लिए की जाती है। यहाँ पर ये नहीं देखते, हालांकि मैं तो चाहता हूँ ये सारे मिलके काम करें, जो हमारे मसले हैं वो हल करें। तो हमारे जो जितने भी ये वाले, ख़ास करके इस खित्ते में साउथ पंजाब में पीने का बहुत बड़ा मसला है, ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा है। कुछ हमारे यहाँ पर सीवरेज का बड़ा बुरा हाल है, हमारे शहर का, ख़ास करके मुल्तान जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो मैं उस पर मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर तो कोई कुछ भी करे, ये इमरजेंसी लगाएं, हमें इन लोगों को बजाय निश्तर भरने के, मेडिकल स्टोर खोलने के और इतने सारे अस्पताल खोलने के, भाई आप खाना पीना अच्छा कर दें। हमारे जो दूध का, गोश्त का, मिर्चों का, हमारे जितने भी मतलब इशू हैं, वो कोई ऐसे नहीं है कि ना होने वाले हो सकते हैं। हम यहाँ पर अगर उस पर काम करें तो ये इलाका तो पूरी अरब हमारे नज़दीक है, उसको हम प्रोड्यूस करके वहाँ बेच सकते हैं, बड़ी अच्छी कीमत मिल सकती है हमें। पर इसको देखा जाए, अभी चाइनीज़, कल मैं इस्लामाबाद था परसों, तो वहाँ पर चाइनीज़ आए हुए थे, एग्रीकल्चर की वो सारी की सारी वो बनाया हुआ था, लेकिन वो सारा ऐसे ही वो बना के उन्होंने, उसके ऊपर तकरीरें हो रही थी और कोई काम नहीं। असल तो ये एरिया है जिस एरिया में एग्रीकल्चर है। अब उसके लिए आपको, मैं अभी चाइनीज़ को लेके आया हूँ मुल्तान, वो स्लाटर हाउस के वाले से मैं रिक्वेस्ट की उस कंपनी को कि आप मुल्तान को देखें। कल इंशाल्लाह वो मेरे पास मुल्तान आ रहे हैं, मैंने उनको अपना एरिया विजिट करना है, कुछ फार्म विजिट करने हैं। तो ये जो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो माशी तौर पे हम यहाँ गुर्बत है। और यहाँ के किसान को आप ऐसी जो कमेटियाँ बनाएं, किसानों की ट्रेनिंग हो, उनके पास फर्टिलाइज़र के हवाले से उनको सपोर्ट किया जाए, उनके जो बिजली के हवाले से उनके प्राइस वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उनके रेट कम कराने हैं तो आप उनको दे दें, जो उनके पास खर्चे हैं उनको दे दें, आप करवाएं रेट कम। अच्छा, अभी तो वो बात की जा रही है ना कि हम लोग डायरेक्ट टू D2C हो रहे हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर हो रहे हैं, फार्मर्स डायरेक्ट बेचेंगे कंज्यूमर्स को। आपको लगता है कि ये कामयाब हो पाएगा? इससे ऑन पेपर तो बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि मार्केट बेस इकोनॉमी होगी, हम लोग तरक्की करेंगे। जब तक हम बाहर बैठेंगे और ड्राइंग रूम में बैठ के बात करेंगे, हम जाएंगे नहीं फील्ड में, फिर ये ऐसे ड्रामे हैं। हमें फील्ड में जाना चाहिए। मैं अगर ना जाऊं हल्के में और मैं ना जाऊं स्कूलों को, मैं विजिट ना करूं, मैं जाके उस खित्ते का डाटा ना लूं कि नंबर क्या है, यहाँ गुर्बत कितनी है, यहाँ बेरोजगारी कितनी है, यहाँ की औरतें कैसा खाना खा रही हैं, यहाँ के बच्चे स्कूलों में कैसे जा रहे हैं, और मुझे पता ही ना हो, मैं फिर कैसे काम कर सकता हूँ? तो उसके लिए मैं अब इस्लामाबाद गया हूँ, मैंने सारा डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ कि इस खित्ते में कितनी गुर्बत है, माशी तौर पर लोग की हालत क्या है, यहाँ के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। अब सबको पता है यहाँ मजदूर कराची, लाहौर और शेखुपुरा, गुजरात, जेलब यहाँ से जाते हैं। तो वजह क्या है? यहाँ पर इतने मुश्किलात हैं, परेशानियाँ। यकीन करें, लोग, मेरे पास दवाई के पैसे नहीं होते, आटा गंदम यहाँ पैदा होती है, आटे के पैसे नहीं है। अच्छा, आटा थैले ही हैं, मतलब ये फकीर नहीं है लोग, ये तो बड़े इज्जतदार लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं। आप इनको आटा बांटेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे गुफ्तगू हो रही है और नौजवानों के लिए किस तरह की पॉलिसी की ज़रूरत है, हम इसके हवाले से भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इस खित्ते के मसाइल के ऊपर और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन मसाइल का हल निकाला जाएगा और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी स्पेसिफिकली फॉर दिस रीजन। जुनैद साहब, यूथ के बारे में ज़रा बताइएगा कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कोई काम भी किया जा रहा है स्पेसिफिकली फॉर द यूथ? मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारे जो नौजवान है, एक विज़न की बात है। हम भी नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटियों से बाहर आए हैं और आप हम सब
कि कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है वो उसको लीडर बनाने का एक एजाज़ होना चाहिए कि यूनिवर्सिटियों से लीडर पैदा हो। मगर हमारे यहाँ मजबूरी ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में जब आप जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पहला गोल यही होता है कि डिग्री का एक वो टुकड़ा हासिल करना है कागज़ का, और उसके बाद नौकरी ढूंढनी है। नौकरी कितने भी ढूंढनी है, 20,000 की 30,000 के ऊपर जो है वो नौकरी ढूंढनी है और फिर वो नौकरी करनी है। तो यूनिवर्सिटीज़ का जो सबसे बड़ा एक फुकदान है कि वो एक लीडर तैयार करने की बजाय, लीडरशिप सलाहियतें देने के बजाय, मतलब वो आपको कारोबार की तरफ लेके जाएँ, उसकी तरफ लेके जाने के बजाय नौजवानों को ग़ुलाम बनाने की तरफ लेके जाते हैं कि आपने सारी ज़िंदगी 20,000 रुपये पे गुजारनी है या 30,000 रुपये, और जो है 10-15 साल बाद आप जो है वो 50,000 रुपये कमाने लग जाएंगे। और नौजवान भी इसी उसके अंदर स्किल्स जो है वो ना होने के बराबर हैं। मतलब कि हम इसी बात वो एक बड़ी प्यारी बात है कि किसी ने कहा कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो सर्किट उसने किस तरह बनाना है। तो यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा था, उसे समझ नहीं, उसके घर इलेक्ट्रिशियन आया, उसने पूछा भी चाचा समझ नहीं आ रहा, उसने कहा पो तेनू एंज करके वो बन गया। कहने का मकसद ये कि स्किल्स की कमी है नौजवानों के अंदर, लीडरशिप की कमी है। ये जॉब वाला जो खौफ है ना कि नौकरी जो है वो लेनी है, नौकरी ना मिली तो ये खास तौर पर सरकारी नौकरी, एक दफ़ा पक्की नौकरी लग गई तो फिर हमारा फ्यूचर सेट है। चार्म जो है उसमें भी कम करने की जरूरत। ये भी एक जुल्म है ना, ये दोहरा निज़ाम है कि अमीर शहर जो डिप्टी कमिश्नर है वो फॉर्च्यूनर पर, और गरीबे से शहर जो है उसकी साइकिल की चैन भी टूटी हो। तो ये एक बड़ा नौजवान इससे भी दिल बर्दाश्ता होता है। तो मेरी नज़र के अंदर नौजवानों को लीडरशिप स्किल्स की देने की ज़रूरत है, उनको उम्मीद पैदा करने की ज़रूरत है। उनको उम्मीद पैदा करने की ज़रूरत है। सर, आप खुद एक बुनियादी तौर पर एक बिजनेसमैन हैं, आपने अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे आपके बिज़नेस के हवाले से। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स हम पैदा नहीं कर रहे, हम लोग जॉब सीकर्स पैदा कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है, हम बिज़नेस की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे? सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक तो वो एरिया, उसका माहौल बदलना है। आप सियालकोट देखें, सियालकोट बस्ती थी जब पाकिस्तान बना, और ये सदियों पुराना शहर है। बिल्कुल। मुल्तान जो है, तारीख है इसकी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। तो आप जब इसके ऊपर काम ही नहीं किया गया, इसका माहौल नहीं बनाया, यहाँ का जो नौजवान है वो समझता है कि शायद मेरे में कोई कमी है, या उसमें कमी नहीं है। वो हर वो काम कर सकता है जो दुनिया कर रही है, सिर्फ माहौल चाहिए। अब हमारी एजुकेशन, मैंने बताया स्कूलों के हालात, वो जो बच्चों के पास नीचे बैठे हैं और उनके पास बेंच नहीं है, टीचर नहीं है, उन स्कूलों की हालत ख़राब है। उसके बाद वही बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए, उनके वालिद के पास वो वसाइल ही नहीं है, वो खर्च नहीं कर सकते अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते। देखिए ना, अब लाहौर की यूनिवर्सिटियाँ और मुल्तान की यूनिवर्सिटियाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो बच्चा लाहौर पढ़ेगा वो बच्चा, और मुल्तान पढ़ेगा जो बच्चा, वो मुकाबला कैसे कर सकते? नहीं कर सकते ना। इसके लिए माशी तौर पर लोगों को मजबूत करें, इस खित्ते को मनसूबे दें, इस खित्ते में अच्छे अफसर लगाएं, और यहाँ पर जो देखिए IT पार्क लाहौर बन गया, मुल्तान क्यों नहीं बना? सर, वो बात की जा रही है, देखिए ना, ये इस खित्ते में जरूरत है तो यहाँ पहले बनने चाहिए। यहाँ का जो किसान है, यहाँ का जो नौजवान है, यहाँ का जो मजदूर है, यहाँ का जो, वो कैसे तरक्की करेगा? सर भी RT पार्क की बात तो आपकी पार्टी ने की थी और वादे भी किए गए थे। फर्स्ट टाइम मेरा ही इस पे बात थी, मैंने बात की थी कि इस शहर में एक्सपो सेंटर, IT पार्क, EPZ एक्सपोर्ट जोन, ये इस खित्ते को, जैसे स्लाटर हाउसेस है यहाँ पर, ये जो चीजें हैं ये इस शहर को बदलेंगी। सर, यहाँ पे तो हम तो खबरें सुन रहे हैं कि कोई जगह देख ली गई है आपकी पार्टी की तरफ से, आपके पार्टी के MPs बात कर रहे हैं कि हमने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में देख ली है जगह। यहाँ पर असल में ना फट्टी लगाने का बड़ा शौक है, तख्ती लगाने का, मैं उस फट्टी का तख्ती लगाने का बड़ा शौक है। एक लोगों को ही शौक, मैं कहता हूँ यार लगा लें अपनी फट्टी, लगा लें तख्ती, यहाँ मनसूबे देते। एक चीज़, दूसरी चीज़, अब यहाँ नौजवानों के लिए मैं एक 8 MR में ना वहाँ पर एक ग्राउंड बनाया, मेरी टीम वहाँ गई, गवर्नमेंट पंजाब का कोई मंसूबा है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। मैं बतौर MP हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और मुझे करना भी चाहिए, जारी बात है, मेरा इलाका है। तो आप देखें वहाँ पर वो सोच रखते हैं ये फट्टी नहीं लगेगी, ना लगे फट्टी, बाहर में गई फट्टी, ये तख्ती, वो चीज़ें आनी चाहिए। मैं सेक्रेटरी को मिला जाके, जो हमारे स्पोर्ट्स के थे, मैंने उनको कहा यार हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है बच्चों के पास। स्कूल मिनिस्टर, मैं राणा सिकंदर को मिला, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उनको मिला और उनको मैंने कहा कि हाँ इस खित्ते में स्कूलों पे काम करें आप, और अल्लाह ने आपको मौका दिया है, देखें, और वो काम भी कर रहे हैं, उनको मैं समझता हूँ। और जैसे इस खित्ते के ऊपर
तवज्जो देनी चाहिए। इस नौजवानों के लिए आईटी और टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनको हम चेंज कर सकते हैं। आपकी पार्टी का फ्लैगशिप मंसूबा आईटी पार्क इस खित्ते के लिए कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए सर, मैंने बात की थी, कासम गिलानी मुझे उसमें उन्होंने सपोर्ट किया है और बिलावल साहब ने 1 अरब दिया है, लेकिन वो यहाँ पर जो मैं समझता हूँ शायद ही ये पंजाब गवर्नमेंट को पसंद नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ बनाए, लेकिन ये पंजाब है तो मैं पंजाब गवर्नमेंट से, मैं मरीम नवाज शरीफ साहब से कहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ इन बच्चों को, या आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, लास्ट इनके लिए 30 सेकंड्स हमारे पास मौजूद हैं, अगर आप कोई चीज़ अपना पैगाम ऐड करना चाहें इस कौम के लिए, यूथ के लिए, बच्चों के लिए, इस खित्ते के बच्चों के लिए। मेरी जो ज़ाती ज़िंदगी पे मैंने जो तजर्बा है कि एक मेहनत और उसके बाद मुखलस होना और ईमानदारी से काम करें और बड़ा काम करें और मजदूरी और ये जो नौकरी खाकरोब की नौकरी, मतलब ये चपरासी की नौकरी दे के ये आपसे वोट लेते हैं और आपको सफाई का ट्रांसफ़र करा के वोट लेते हैं, खुदा के वास्ता अब इन लोगों से पूछें यार, आप हमारे लिए आए हो या अपने लिए आए हो? इस खित्ते को कैसे बदलना है? इस खित्ते के नौजवानों के वो गरीब क्यों हैं? देखिए ना, एक एमएनए है, एक 100 मरबे का मालिक है, वो अपनी बेटी को ले आता है। बहुत शुक्रिया राना इकबाल सिराज साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आज हमने गुफ्तगू की और हल निकालने की कोशिश की कि किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और किस तरह के प्लान्स बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। जुनैद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला और जब भी हमने सियासत पर बात करनी होती है हम आपको मदद करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ नए गेस्ट होंगे और एक नया टॉपिक होगा, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जनूबी पंजाब के मसाइल के ऊपर और उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करनी है। हमने बात करनी है एज गैप के ऊपर। हमारी जो वालिदैन की जनरेशन है उनके मसाइल कुछ और थे, वो किसी और तरह बड़े हुए, लेकिन हमारे मसाइल और हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चे हैं, हम लोग 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स में रह रहे हैं और इसकी वजह से पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। इस गैप को किस तरह फिल किया जा सकता है, किस तरह अच्छे तरीके से पेरेंटिंग की जा सकती है, बच्चों को चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, इस पर तफसील गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नईम तूर साहब, जो कि बड़े मारूफ एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू कैसे सर, आप ठीक हैं? आई एम डूइंग ग्रेट सर, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद साहब, जो कि बड़े मारूफ ज़ूलॉजिस्ट हैं। इनसे हमने आज बात करनी है छिपकली, बिच्छू, सांप, इनके जहर के ऊपर। अगर खुदा न खास्ता हमारे खाने में ये चीज़ें हमें दिखें कि ये नज़र आई हैं तो उसको किस तरह निकालना है, उनसे बचना किस तरह है। छिपकली के बारे में अक्सर हम लोग घरों में देखते हैं और कहा जाता है कि ये इतनी जहरीली नहीं है, ये आपको काट भी ले तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या वाकई फ़र्क नहीं पड़ता या हमें इससे बचने की ज़रूरत है? और बाकी जो हशरातुल अर्ज़ हैं उनके हवाले से भी तफसील गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर थैंक यू सर। सर आपसे ही आगाज़ करते हैं। मैं ज़रा, मुझे ना रेप्टाइल्स पे बात करते हुए और इन चीज़ों पे बात करते हुए ना एक अजीब सी वो होती है, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा तफसील बताइएगा ताकि मेरा ज़रा ये खौफ भी ख़त्म हो। छिपकली से स्टार्ट करते हैं। हमें नज़र आती है चलती अपने कमरों में, अक्सर औकात डर भी लगता है हमें कि कहीं हमें ये काट ना ले। क्या वाकई इसके काटने से कोई कुछ असर नहीं होता या इसके काटने से वाकई जहर फैल सकता है आपकी? देखिए सर, जो लिजर्ड की कैटेगरीज है ना, ये बड़ी वास्ट है। हम स्पेशली जो डोमेस्टिकेटेड लिजर्ड्स हैं ये नॉन पॉइजनस है। ओके। इसका जो बाइट बड़ा लाइट सा बाइट होता है, अव्वल तो ये बाइट करती नहीं। अगर बाइट कर भी ले तो माइनर सा, कहीं एलर्जी हो जाएगी, कहीं उसमें से कोई ब्लिस्टर बन जाएगा, छोटी मोटी इसमें से होंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, क्या ये बिल्कुल ही इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़रूर है। खुदा न खास्ता इसका फीकल मटीरियल या ये ख़ुद किसी खाने में आ जाती है, गिर जाती है या क्रश हो जाती है, हमें नहीं पता चलता, लेकिन इसके अंदर एक साल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है जो कि सीवियर फूड पॉइजनिंग कर देता है। ओके। अगर फूड पॉइजनिंग डिपेंड करता है कि अगर सीवियर हो जाए तो वो लीथल भी हो सकता है, बंदे की डेथ भी हो सकती है। ये बच्चों के अंदर प्रॉब्लमेटिक भी होता है। हमारे यहाँ ये ज़्यादा ये मिथ है जिसको देख लेंगे इसको ऐसे हो जाएगा, ये छू लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल इनकी स्किन के ऊपर,
इनकी बॉडी के अंदर, इनके फीकल मटेरियल के अंदर ये चीज़ें ज़रूर मौजूद होती हैं। बहुत हैला मॉन्स्टर है, लेकिन बहुत कम लिजर्ड्स हैं जो ह्यूमन के प्रो से बहुत दूर हैं। वो कुछ चंद एक वैराइटीज़ हैं जो पॉइजनस हैं, जिनकी बाइट पॉइजनस हैं, वो ख़तरनाक होते हैं, लेकिन वो डोमेस्टिकेटेड नहीं है, वो ह्यूमन के प्रो से बहुत दूर है। लेकिन वो हमारी ये जो जंगलात हैं उधर पाई जाती हैं उस तरह यस की यस, चीज़ें। वो हैं, वो चंद एक वैराइटीज़ हैं, वो ज़्यादा नहीं है। चलें, अब अगर हम पहचान करनी हो कि फ़र्क करना हो, देख के नेकेड आई से अगर हम देखना चाहें तो क्या हम फ़र्क कर सकते हैं ह्यूमन आई से? यस, जो गीला मॉन्स्टर है या बीडेड हेड लिजर्ड्स हैं, उसके ऊपर हेड के ऊपर एक क्रस्टा बना होता है। ओके। और जो दूसरी जो गीला मॉन्स्टर है वो काफ़ी साइज में बहुत बड़ी होती है, जो गो और ये की जो तरह। कोमोडो ड्रैगन्स का हम सुनते हैं वो भी इसी वो में? ड्रैगन जो है वो कैटेगरी तो इसी में आ जाती है, लेकिन वो एक अलग है, जैसा गो की कैटेगरी है, वो एक वेरानस, वो एक अलग ग्रुप है तो रेप्टाइल का, लेकिन ग्रुप अलग है। ग्रुप अलग है। ग्रुप अलग है। और पाकिस्तान में पाया जाता है कोमोडो ड्रैगन? कोमोडो ड्रैगन फार एरिया में कहीं हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये डेजर्ट एरिया में है। लेकिन छोटी वैराइटीज़ पाई जाती हैं, लेकिन बड़ी वैराइटी आमतौर पर ये अमेरिकन, एरिजोना रीजन, ये बड़े डेजर्ट में पाई जाती हैं। यहाँ इधर नहीं पाई। चलें, अभी आपने बिच्छू उसका भी जिक्र कर दिया। ये जो गो है ये भी हमें अक्सर अपने घरों में नज़र आती है। ये अगर हमें नज़र आ जाए कहीं से, लोग उसको मारने के लिए फिर बड़ी कोशिशें करते हैं। इसका भी कोई जहर नहीं होता? अगर काट ले तो कोई असर नहीं होता? नहीं, इनका भी ऐसे जितने रेप्टाइल हैं एक्सेप्ट दी स्नेक्स, इनके इतना ज़्यादा पॉइजन नहीं होता। आमतौर पर ये काटती नहीं है, ये अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करती है, एस्केप का रास्ता यूज़ करती है। खुदा न खास्ता अगर इसके ऊपर सर के ऊपर पाँव रख देंगे फिर तो डेफिनेटली उसने बाइट करना है। ठीक है। लेकिन एहतियात हमें फिर भी करनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो पॉइजन होता है आमतौर पर जो इनकी डाइट पे डिपेंड करता है कि किस किस्म की डाइट इंटेक करती है। अगर ऐसी डाइट इंटेक कर रहे हैं जो कि पॉइजनस वर्म्स होते हैं, पॉइजनस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर इनकी बॉडी के अंदर कुछ पॉइजन एक्यूमुलेट हो सकता है। अच्छा, जैसे अभी आपने बात की कि अगर ये खाने में गिर जाती हैं, हम अक्सर औक़ात हेडलाइंस भी देखते हैं कि छिपकली का जहर उसमें मौजूद था, बच्चों ने खाना खाया फिर अमवात हो गई। तो उस खाने के बारे में तशख़ीस की जा सकती है? नेकेड आई से हमें पता चल सकता है कि इसके अंदर कुछ तरह की चीज़ें, एक्सक्रीशन मौजूद है या फीसेस मौजूद हैं, पता चल सकता है या सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही पता चलेगा? नहीं, ऐसे हम एनालिसिस तो नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि उसके बारे में ये हमें नहीं पता कि उसका फीकल मटेरियल गिर गया, उसमें थोड़ा बहुत टेस्ट में होगा। हम आमतौर पर हमारे ज़हन में ये वहमो गुमान भी कोई नहीं होता, जैसे किचन में होता है, ओपन चीज़ें पड़ी होती हैं। हमें एहतियात करनी चाहिए कि बाज़ का जो छोटे बच्चे होते हैं या एल्डर पीपल्स होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, उनके लिए लीथल हो जाता है। उनके लिए लीथल हो जाते हैं। जनाब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। नईम साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि जनरेशनल गैप बहुत ज़्यादा है, पेरेंटिंग नहीं हो पा रही आजकल, मसाइल नहीं पता बच्चों के, तो इस गैप को किस तरह फिलअप किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। देखिए, करोड़ों दरूद जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम पर। मैं नहायत अदब से मुल्तमिस हूँ कि वालिदैन का ओहदा जो कुरान हकीम और अहादीस में हमें बयान किया गया वो सर आँखों पर, मगर मैं नहायत अदब से मुल्तमिस हूँ कि जो हक़ाइक़ फ़ी ज़माना हम देख रहे हैं, जैसे आपने अभी अपनी गुफ्तगू के शुरू में कहा कि जो उनका दौर था और जो आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, देयर इज़ एज मच डिफरेंस एज द नॉर्थ पोल फ्रॉम साउथ। एग्जैक्टली। सो आई मीन, if the gold rust, what shall iron do? If the priest be foul, what a layman do? You know, if the priest is going, you know, having the huggling and chuckling and muttering and dancing, तो हम फिर प्रीस्ट साहब या पादरी साहब या whosoever the head honcho of the house, वो ये होप करे कि मेरा बच्चा 5 वक्त का नमाजी हो। तो आप खुद अगर लेट नाइट आपकी रूटीन और है और आप बच्चों या बच्चियों से ये तलब करें, तो ये तो एक दीवाने का ख्वाब है। बिल्कुल। और जहाँ तक गैप का ताल्लुक़ है, वो मैं ये समझता हूँ कि ज़र की जो हवस है उसने ख्वाब वालिदैन है। मैं नहायत अदब से, वो बाइस तकरीम है, अगर उनमें ज़र की हवस आ गई है तो वो अपने बच्चे को एक आई मीन ऐसा टूल तो बनाएंगे या उसको एक ऐसी तरबियत तो देंगे कि मतलब वो उससे हक बैक पैसे की सूरत में चाहेंगे। तो आजकल के दौर में लोग कहते हैं कि हमने वी डोंट वांट टू गो इनटू द मेडिकल, कि उस पर तो इतने पैसे लग जाएंगे, हमें आईटी में आना है और हमें उसकी मांग बढ़ रही है।
तो और फिर उसको वो दामे दिर में सुखने तन मन धन की बाजी लगाने के लिए उसको कहते हैं कि आप एक अदद खच्चर हैं और आपकी आंखों पे हमने वो जैसे बांध दिया है, कोई पहले ज़माने में जैसे बैल चला करते थे, तो बस अब ये करना है। वो जो एक शफकत पिदरी थी वो कहाँ चली गई। और फिर एक पहलू तो ये है, और एक पहलू उसके बिल्कुल पैरेलल ये है कि जो लोग टॉपर्स हैं, जो पोजीशन ले लिए हैं, उनको भी उनके वालिदैन ने इतना मतलब पागल कर दिया है कि उन्हें उसके सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। वो एक सेल्फ सेंटर्ड एक कोर्ट में आ गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ने दाना मान करी तू मत आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोल सटे दूध कड़िया। वाह। तो हमें सर इस बात की ज़रूरत है कि पेरेंट्स को वैसे ही होना चाहिए जैसे उनका रोल है। उन्हें अगर उनके अंदर एक्स टू ग्रिंड अप्रोच है या लालच और तमा बहुत ज़्यादा आ गया है, और फिर वो इससे बढ़कर ये मिसालें देते हैं कि मतलब दैट पर्टिकुलर फैमिली हैव द ग्रैंडी एंड दैट पर्टिकुलर फैमिली गॉट द ओडी एंड दैट पर्टिकुलर फैमिली, आई मीन what does it mean by you are mentioning these things? सर आई वुड लाइक टू इंटरजेक्ट हियर। मैं चाहूँगा कि वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम इंग्लिश, क्योंकि हमें जो ऑडियंस देख रही है वो उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस है, तो मैं चाहूँगा कि उर्दू में बात की जाए बेहतर। जैसे आप बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। ये मसाइल और हैं। हम आज के प्रोग्राम में ज़रा बात करने जा रहे हैं कि वो जो पेरेंट्स तो अब आजकल मसाइल समझना ही नहीं चाह रहे। आप बात कर रहे हैं कि वो जो मोहब्बत थी वो आज का नफ्सा नफ्सी के दौर की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो ख़त्म होती जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन पेरेंट्स में मोहब्बत है वो भी बच्चों के मसाइल समझ नहीं सक रहे। वो उनके टेक्नोलॉजिकल बेस्ड मसाइल हैं, उनको नहीं समझ रहे कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उसकी वजह से बच्चे को एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है। बाप कह रहा है कि सोशल मीडिया है क्या, तो इस वाले से ज़रा गुफ्तगू करें। देखिए उसमें यह है कि मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आप अपने बच्चों की तरबियत उनके ज़माने के मुताबिक करें। तो ये तो आपकी बात का जो हल है वो तो इस एक स्टेटमेंट में दैट बिल्कुल जो है ना ये अज़हर मिन शम्स है। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर भी हमें दानाई और हिकमत कुरान हकीम से लेनी होगी और हमें पलट कर फिर इस्लाम और उसके असूलों पर आना होगा। मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा या बच्ची वो नमाज पंजगाना जमात से अदा करे। मैं सो कर उठता हूँ दोपहर में और दोपहर 3 बजे मैं नाश्ता करता हूँ, और मैं ये बात बड़े फ़ख्र से बताता हूँ कि मैंने रात इतने बजे 4 बजे के करीब मूवी एंड हुई और फिर हम सो गए। तो मैं ये कैसे मैं एज ए फादर मैं ये कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरा बच्चा जमात में तकबीर उला से नमाज अदा करे। बिल्कुल ऐसी है। जो बच्चा दिखेगा बड़ा होते हुए उसने वही बनना है। वो हम लोग कह देते हैं ना कि बेटा गेट पे जाके कह दो बाबा सो रहे हैं, वो बेटा कह देता है बाबा कह रहे हैं कि बाबा सो रहे हैं। तो अगर हम सिखाएंगे यही बच्चों को तो फिर और जहाँ तक ताल्लुक आपने फरमाया कि जदीद दौर है, वालिदैन नाबल्द व नाआशना है, तो उस पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे फ़ोन आया कि सर क्लास, मैंने कहा जी आप कहाँ क्लास किस जगह चाहते हैं? कहते सर हम ग्राउंड में बैठे हैं। तो मैं ग्राउंड में चला गया। कहते सर अब चेयर नहीं है, हम तो नीचे बैठे हैं। मैं नीचे बैठ गया। हुजूर वाला यकीन कीजिए कि सुना करते थे कि उस्तादज़ा के पाँव को छूकर तुलबा और तालबात मिलते हैं। मेरे साथ ये बिल्कुल हकीकत वाक़या हुई, और मैं फ़ख्र से नहीं, मैं बड़े मतलब एज़ाज़ की बात ये समझता हूँ कि मैंने जब भी क्लास पढ़ाई मैंने बावज़ू होकर और दुरूद व सलाम से उसका आगाज़ करके क्लास पढ़ाई। अगर आप दिल से कहें तो मैं ये समझता हूँ कि वो अगले के दिल में उतरती है और उसका नतीजा भी निकलता है। उसका नतीजा भी निकलता है। आजकल के स्टूडेंट्स के बारे में तो कहा जाता है कि ये असातिज़ा की इज़्ज़त ही नहीं करते। इस हवाले से भी तफसील गुफ्तगू करेंगे। आपका तो शोबा तदरीस से वास्ता है। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वालिदैन किस तरह अपने बच्चों की बेहतर तरीके से तरबियत कर सकते हैं, और अब जिस तरह सर ने बात की कि
हमारे जो गैप है उसको फिल करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को वो बन कर दिखाना होगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिद से बात कर लेते हैं। हम रेप्टाइल्स के ऊपर बात कर रहे थे। जनाब, आपने बड़ा तफसीलन बताया कि ये जो हमारे डोमेस्टिकेटेड जो छिपकलियाँ हैं, इसका हमें इस तरह कोई नुकसान नहीं होता, अगर ये ध्यान रखना है कि वो कहीं हमारे खाने में ना गिर जाए। अब सबसे बड़ा जो रेप्टाइल है सांप, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ज़ाती तौर पर मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो ज़ू में उसको देख भी नहीं सकता। इस तफसील इस पर बात करते हैं। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, पहले उनका सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम, सुहेल बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी सुहेल साहब, सवाल कीजिएगा। जी, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि घर में से छिपकलियों को खत्म करने का कोई हल बता दें। जी, और बहुत चूहे इंपॉर्टेंट वगैरह सवाल। और सांप अगर आ जाए तो उनसे भी कैसे बताइए। जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है जी शाहिद साहब। हर घर का मसला कि छिपकलियों को कैसे भगाया जाए, सांपों से कैसे बचा जाए, चूहों को भी हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सर, छिपकलियों को भगाने का कोई ऐसे कोई मंत्र साइंस नहीं है। आप सबसे ज़्यादा इसकी देखें ये होती कहाँ पर है, जहाँ पर इसके फीडिंग आइटम ज़्यादा मौजूद है। ओके। आप देखें घरों में ओपन एयर है, बल्ब लगे हुए हैं, इंसेक्ट्स आते हैं जो उसके फीड है, वहाँ तो उसने आने ही आने। या किचन में ज़्यादा होते हैं, या फूड स्टफ इसको अच्छा मिल जाता है, या ऐसी क्रेविसेस ऐसे दरारें होती हैं हाँ, यहाँ छुपने की जगह ज़्यादा होती है। इसका बेहतर हल यही है कि इनके छुपने की जगह को ख़त्म कर दिया जाए और अपनी सफाई के सिस्टम को बेहतर कर दें कि वहाँ उसको खाने को मिले ही कुछ ना, ऑटोमेटिकली लेफ्ट कर दें। ठीक है। आप इसको मारेंगे पकड़ेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सर्दियों में ये हाइबरनेट कर जाती हैं, सर्दियों में नज़र नहीं आती हैं। जहाँ कहीं वार्डरोब होगी, कहाँ छोटे से छुपने की जगह होगी, वो अंडे देकर अपने बच्चे पैदा करेंगे। अब सीजन जैसे नॉर्मल होने वाला है, नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट, तो इनके बच्चे बहुत सारे आ जाएंगे। फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, कितनों को मारेंगे, कैसे मारेंगे, फिर वो भी प्रॉब्लमैटिक है। तो बेहतर यही है कि सफाई का निज़ाम बेहतर रखें, छुपने की जगह को हाइड कर दें, ओपन जहाँ पर बल्ब हैं उसके पास को ऐसा रोशनदान ना हो जिससे वो घर के अंदर दाखिल हो। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो हमारे दादियाँ और नानियाँ करती होती थी, अंडे तोड़ के रख दिए, कोई फ़लाँ चीज़ रख दी गई, इसकी वजह से छिपकली नहीं आएगी, और भी दीगर इस तरह की चीज़ें, इससे वाकई फ़र्क पड़ता है या बस ये मैंने ये myths बात, हैं? आपने अच्छी बात की, मैंने ये बात सुनी और हमने ये तजर्बा भी किया। अच्छा, तजर्बा भी किया। लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ा। ठीक नहीं, ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उससे कोई ऐसी स्मेल या कोई ऐसा केमिकल नहीं निकलता जो उसको दूर ले जाएगा। नहीं, ये वहीं पर रहेंगी। अडॉप्टेड हो सकता कभी ऐसा हुआ होगा, लेकिन इसमें कोई साइंटिफिकली कोई इसमें रियलिटी नहीं है। कोई साइंटिफिक एविडेंस इसके ऊपर आपको अपनी रिसर्च में नहीं मिला। Yes. अच्छा, ये बताइएगा कि दीगर जो रोडेंट्स हैं, चूहे हैं और सांप हैं, इससे किस तरह बचा जा सकता है? देखिए सांप जो हैं ये सारे पॉइजनस नहीं है। इससे बहुत कम जो सांप की वैरायटी है वो पॉइजनस है। लेकिन हमें ये इंडिकेट करना हर बंदे के लिए ये पॉइजनस है, ये पॉइजनस नहीं है, ये मुमकिन नहीं होता। अच्छा, वो बचपन में हमें स्कूल्स में सिखाया जाता था कि अगर आपको कोई ग्रीन सांप नज़र आए तो वो इतना जहरीला नहीं है, वो आपको अगर काट भी ले तो उसकी खैर है, अगर ज़्यादा ही शक हो रहा है तो काटने के बाद उसको रबर बैंड बांध लें ताकि उसका जहर ना फैले, जो फर्स्ट एड में सिखाया जाता था हमें, ऐसा ही है? ये बिल्कुल ठीक है। स्नेक की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। अब इसमें से चंद एक वैरायटी हैं जो बिल्कुल माइल्ड सी पॉइजनस है। उसमें से थोड़ा सा ब्लिस्टर बनेगा, आंवला बनेगा, एलर्जी होगी, तो उसमें से ये सीन हो सकते हैं। अब ग्रीन स्नेक जो है पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है वो वैरायटी, लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉइजनस नहीं है। बहरहाल एक सांप का नाम सुनकर ही बंदे के अंदर एक हॉरिफाइंग इफेक्ट है। बिल्कुल। अब इससे बचा कैसे जा सकता है कि देखें, अगर कहीं खुदा ना खास्ता उसने बाइट कर लिया, 20 to 50% जो स्नेक के बाइट्स होते हैं वो ड्राई बाइट्स होते हैं। ओके। ड्राई बाइट्स का मतलब उसमें वैनम नहीं होता। लेकिन हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे? हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते, हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि दो तरह का पॉइजन ये रखते हैं। किसी के अंदर न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, कोई उसमें से हीमोटॉक्सिक होते हैं। ओके। बाज़ वक़्त आपको लगता है कि फ़लाँ बंदे को स्नेक ने बाइट किया, अगर वो वेनोमस है, उसके नाक से, उसकी आंखों से, उसके मुंह से ब्लड स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। ओके। इसका मतलब हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें एज सेफ साइड प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट करनी चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? एंटीवेनम तो अब अक्सर औकात नहीं हमारे पास नहीं होता है ना। आप वहाँ से देखें, जहाँ से उसने बाइट किया, आप उसकी सर्कुलेशन को रोकें। ठीक है, वो जो रबर बैंड बांधने का वो रबर बैंड बांधते ताकि पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट। एक जगह पे बांधना है या 3 जगह पे नहीं, बांधना? वो जहाँ पर होता है, क्योंकि एहतियातन बांधते हैं कि अगर ये उसने बैरियर क्रॉस किया तो नेक्स्ट बैरियर रोकेगा। ओके। ये ज़्यादा देर करेंगे तो आपके हाथ की सप्लाई भी तो रुक रही है। जी जी। वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा। नियर बाय हॉस्पिटल पे फौरन पहुंचना है, फौरन उसमें से पहुँचे ताकि उसकी कोई ना कोई प्रिवेंशन। अच्छा, मैं चाहूँगा ज़रा तफसीलन, स्कूल्स में हमें बताया जाता था एक दफ़ा, प्लीज़ आप भी बता दीजिएगा कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे हाथ पे या टांग पे काट लिया सांप ने, अब मैंने फ़ौरन अगले 10 to 15 सेकंड्स में क्या करना है? फ़ौरन
सबसे पहले आपने भागना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि भागेंगे सर्कुलेशन फास्ट हो जी, जाएगी, जी। ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर ओके। जाएगा। फिर उसका हल है, अगर वो वेनोमस है तो फिर उसका हल कोई नहीं होगा, हम्म, क्योंकि बाज़ औक़ात इतने डेडली वेनोमस भी होते हैं, जैसे कि कोबरा स्नेक है, इंडियन वाइपर है। कोबरा, वो बड़ा ख़तरनाक है। उसका जो पॉइजन है वो न्यूरोटॉक्सिक है। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, आप सांस ही नहीं ले सकेंगे। जो हमारी जो डायफ्राम जैसे हमारे ब्रीदिंग सिस्टम अपडेट होता है, उस नर्व को, फ्री नर्व को पैरालाइज कर देता है, वो मैसेज आता नहीं, चेस्ट एलिवेट होती नहीं, सांस आता नहीं, बंदा फ़ौरन एक्सपायर हो जाता है। बेहतर ये है कि वहाँ पर एक बैंड लगाएं, ये उसका टेम्परेरी, कि ताकि और उस बॉडी के उस पार्ट्स को मूव ना करें। तो ये ना हो कि आपको काट लिया, अब ये जवां मर्दी दिखाएं कि नहीं पहले मैं इसको मारूंगा, बाकी अपना इलाज बाद में करूंगा, वो ख़तरनाक हो सकता है, वो लीथल हो सकता है, उसे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि फ़ौरन उस पे बैंड्स बने, जल्दी जाएँ, एंटी वेनम कितनी देर में अगर आप पहुंच गए हॉस्पिटल तो आप पे असर करना शुरू कर देता है? ये देखिए एंटी वेनम तो मतलब कितना टाइम है हमारे पास हॉस्पिटल पहुंचने तक देख, ये डिपेंड करता है सांप के काटने पे? किस नाक के काटने के ऊपर। सांप हमेशा ये अवॉइड करता है कि अपना वैनम उस पर्सन के अंदर इंजेक्ट ना करें, तो वैनम इंसान को बाइट करने के लिए नहीं बनाया हुआ, उसके पास है कि अपने फूड के लिए, अपने प्रेडेटर को पैरालाइज करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको ग्रिप करने के लिए। ये बाइट वैसे करता भी नहीं, ये एक्सीडेंटली जब उसे ये पता चल जाता है ये बंदा मुझे मार देगा, मेरी सर्वाइवल रिस्क है, तो मैं उस पर अटैक करूँगा। वरना अगर कोबरा आपके सामने खड़ा है, आपको पता है कि बट इट कैन स्पिट ना, कोबरा तो स्पिट भी कर सकता है। बहुत सारे होते हैं स्पिटिंग कोबरा होते हैं, वो आइस के ऊपर स्पिट करते हैं, ताकि वो मार नहीं रहा, ताकि आपको नजर आना बंद हो जो एस्केप कर जाए। उसका मकसद मारना नहीं होता, वो भी 3 दफ़ा 4 दफ़ा स्पिट करेगा, फिर उसका स्पिट खत्म हो जाता है, फिर उसको पकड़ने वाले उसको इजीली पकड़ लेते हैं। वो उसमें गॉगल्स पहने होते हैं, स्पेक्टिकल पहने होते हैं, ताकि आइस के ऊपर उसका असर ना हो सके। अब होता यही है कि स्नेक ने अपना वेनम बचा के रखना है। अगर उसे आप कोबरा आपके सामने खड़ा हुआ है, आप उसे देखा हॉरिफाइंग फैट है, आईलेट्स होते नहीं है, उसकी आंखें इतनी शार्प होती है, बंदे देखे वैसे ही बंदे का पित्ता पानी हो जाता है कि भाई ये मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। बंदे को स्टेप बाय स्टेप बैक होना चाहिए। जब स्टेप बाय स्टेप बैक होगा, वो नीचे होकर एस्केप कर जाएगा। जब उस पर अटैक करेंगे, उसके पास सर्वाइवल वे कोई नहीं होगा, तो फिर उसके ऊपर डिफेंस के तौर पर अटैक करेगा। ये उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म है। अगर आप उसको ना छेड़ें, कुछ ना करें, वो एस्केप कर जाएगा, उससे कुछ नहीं करेगा। अच्छा, लेंथ के बारे में भी बताइएगा कि आम जो हमारे घरों में सांप हैं उनकी अप्रॉक्सीमेटली कितने, जो घरों में आ जाते हैं, हम अक्सर नज़र आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितनी लेंथ होती है? 1 मीटर हो सकता है, 1.5 मीटर भी हो सकता है, उसकी ये लेंथ हो सकती है। आमतौर पर जो घरों में जो होते हैं, जो रोडेंट्स वगैरह, चूहों वगैरह पे डिपेंड करते हैं, ये इतने वेनमस नहीं होते। ओके। ये जैसे एक रसल वाइपर हैं, 4-5 वैरायटी पाकिस्तान में पाई जाती हैं। सैंड वाइपर्स हैं, रसल वाइपर्स हैं। सैंड वाइपर्स के बारे में तो कहा जाता है कि वो बड़े वो रेटल स्नेक होते हैं जो बहुत ज़्यादा। रेटल स्नेक पाकिस्तान में नहीं है। ओके। वो अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है। उसके ना टेल के ऊपर एक रेटल होती है, जी। वो यूं वो तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, वेनमस है। वो न्यूरोटॉक्सिक है, उसे बचने का रास्ता कोई नहीं होता। पाकिस्तान में आप बता रहे थे, सॉरी मैंने आपको बात कर दी, कि कौन से ज़्यादातर मेजॉरिटी हमें सामने नजर आते हैं? से रसल वाइपर पाए जाते हैं, ये कैरेट्स पाए जाते हैं, ये इंडियन जो कोबरास हैं ये पाए जाते हैं। ये आमतौर पर हाईली वेनोमस हैं। हाईली वेनमस। कुछ बिल्कुल ही लाइट वेनोमस होते हैं, कुछ स्नेक के अंदर ऐसे तो मिमिक्री करते हैं अपने डिफेंस के लिए। वो दूसरों को ये शो करना चाहते हैं मैं बहुत वेनोमस हूँ, मेरे करीब ना आना, हालांकि वो वेनोमस नहीं होते। एक आम बंदा उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर पाता। अब मुझे, अगर मैंने चांदी चीज़ों को देखा, वो स्नेक्स को, मेरी उसके ऊपर कोई रिसर्च है या मेरी उसमें इंटरेस्ट है, मैं उसको जानता हूँ, तो मैं बेच सकूँगा। एक लेमैन के लिए बचना, उसके लिए पता नहीं होता कि ये वेनमस है, ये नॉन वेनमस, अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा शेर बनने की, अल्फ़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको काट लिया है तो फ़ौरन आप जाके किसी नियर बाय हॉस्पिटल से एंटी वेनम इसमें लगवाएं, बेहतर यही है। मेंढक के बारे में ज़रा बताइएगा। हमने चुकली की बात कर ली, हमने सांप की बात कर ली, मेंढक भी हमारे घरों में नज़र आता है। वो बेचारा कहेगा कि हमारे बारे में बात नहीं की गई, वो भी जहरीला है या नहीं है? मेंढक की चंद एक वैराइटीज़ हैं, जैसा कि डॉट पॉइजन फ्रॉक, इसमें से एक पाकिस्तान में वो एग्जिस्ट नहीं करते। इसमें वो फ्रॉग है गोल्डन पॉइजन फ्रॉक, उसमें वेनम उसकी बाइट के अंदर भी नहीं है। ठीक है, स्किन पे? ये स्किन के अंदर पॉइजन ग्लैंड्स है। वो कैसे है कि उसकी डाइट से आती है। वो इतना लीथल है कि उसकी से 10 से 20 बंदे मर सकते हैं। अच्छा। यस। और जो हमारे घरों में हैं, इन जैसे कि रेप्टाइल की तरह ये जो एम्फीबियन की कैटेगरी है, इनके अंदर भी वही बैक्टीरिया साल्मोनेला एग्जिस्ट करता है इनकी स्किन के ऊपर। आप देखें, कहते हैं कि मैंने फ्रॉक को पकड़ लिया, जैसे हम डायसेक्शन करवाते रहे हैं बच्चों को, तो उसमें से बाज़ औक़ात हम ग्लव्स यूज़ करते, ग्लव्स यूज़ नहीं करते, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा अगर आपने एक्सपेरिमेंट या करने के बाद या उस फ्रॉक को टच करने के बाद हैंड वॉश नहीं की। ओके।
अगर हैंड वॉश नहीं किए वो आपके फूड में चला जाएगा। लेकिन वो आप बता रहे हैं कि ये वेनमस तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, वेनमस पाकिस्तान में उस लेवल का कोई वेनमस नहीं है जो आमतौर पर हमारे डोमेस्टिकेटेड से वास्ता पड़ता है। ये डोमेस्टिकेटेड किसी किस्म के भी पाकिस्तान के अंदर ये पॉइजनस नहीं है, ना आमतौर पर ये बाइट। और वो जो हमें पिक्चर्स में इतना बड़ा फ्रॉग नज़र आ रहा था उसके ऊपर भी ज़रा बताइएगा। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़िर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। यूजुअली हम इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के टॉपिक्स पे भी गुफ्तगू करें। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रेप्टाइल्स के ऊपर और बाकी जो हशरातुल अर्ज़ हैं उनके ऊपर कि किस तरह उनसे बचा जा सकता है, कौन से वेनमस हैं और कौन से वेनमस नहीं हैं। मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हमने पेरेंटिंग पर भी बात करनी है, लेकिन कुछ बर्थडेज हम विश कर लें। माहीन फ़ातिमा साहिबा हैं जी, जो कि बड़ी मारूफ टिकटॉकर हैं, हमारे साउथ पंजाब रीजन से उनका ताल्लुक़ है। उनकी आज बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू जी माहीन साहिबा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. हैप्पी बर्थडे टू यू जी माहीन साहिबा, मैनी हैप्पी रिटर्न टू द डे। नाज़रीन, हारून रमज़ान साहब हैं, ये हमारे सीनियर कैमरामैन हैं रोही में। उनकी भी आज बर्थडे है, रिसेंटली अभी उनकी शादी भी हुई। तो हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न टू द डे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. नाज़रीन, हैप्पी बर्थडे टू यू जी हारून रमज़ान साहब। नाज़रीन, इन्हीं के साथ असद हमारे एडिटर हैं, जो कि हमारी ये जो लूप्स बनाते हैं, जो बर्थडेज़ के आप लूप्स देखते हैं, वो भी असद बनाते हैं। इसी के साथ सिंगिंग भी वो करते हैं। उनकी भी आज बर्थडे है। मैनी हैप्पी रिटर्न टू द डे जी असद साहब। असद साहब ने, नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अपना लूप उन्होंने बनाया उसके लिए थोड़ा सा मुनफरिद म्यूज़िक रखा, ताकि पता चले कि एक जो शख्स है जो आर्ट से शगफ़ रखता है उसका म्यूज़िक का टेस्ट कैसा है, और बाकी लोगों के लिए उन्होंने म्यूज़िक थोड़ा सा डिफरेंट रखा। नाज़रीन, राव अली बहादुर साहब हैं, जो कि हमारे सीनियर एडिटर हैं, NLE हैं। राना राव साहब उनके भाई हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न टू द डे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू यू जी, आप सबको आपका सालगिरह बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न टू द डे, और may अल्लाह हेल्प यू इन ऑल योर एंडेवर्स। और जितने भी आपके गोल्स हैं, अल्लाह करे आप उन सबको अचीव करने में कामयाब हो। नाज़िम, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने पेरेंटिंग के हवाले से बात करनी है। जनाब, मुझे ज़रा बताइएगा कि हम पेरेंटिंग में बात कर रहे थे, आप अपने तजर्बे से बताएँ। एक तो जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स के बारे में आजकल कहा जाता है कि ये बड़ी नाफरमान आजकल के बच्चे होते जा रहे हैं, ये तो हमारी इज़्ज़त ही नहीं करते। टीचर्स का बड़ा गिला है ना कि हम तो अपने उस्ताद आते थे और हम खड़े हो जाते थे, चुप करके खड़े हो जाते थे। आजकल के बच्चे वो नहीं कर रहे। पेरेंट्स का भी यही गिला होता है कि ये बात ही नहीं मानते, इनके तो पता नहीं मसले कौन से हैं, ये मोबाइल पे लगे रहते हैं, हमसे बात ही नहीं करते। तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा, ये मिथ्स हैं या वाकई आजकल के बच्चे इस तरह के होते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच सर। मैं ये समझता हूँ कि हमने मज़हब को आदत बना लिया है, और मज़हब को हमने सिर्फ इस हद तक कर लिया है कि हम बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लेते हैं कि मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, मैंने ये करना है। और उसको जो उसका जो मग़ज़ था मज़हब का, वो हमसे छूट गया। अब वो मक़सद था आपकी अखलाकियात, जैसे कि फरमा दिया गया कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो खुदा के ना मानने वालों ने इस बात को ही सिर्फ पकड़ा, और खुदा के ना मानने वालों ने, जापान और चीन में रहने वालों ने ऐसे कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए कि खुदा के मानने वाले भी हैरान हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बेस्ट बाय या अमेरिका में जो भी बड़े बड़े स्टोर हैं, वहाँ पे आपको वो एक चीज़ लें और उसके साथ एक मुफ्त मिलती है।
तो अमेरिकन्स में या मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, चैरिटी का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम के अंदर है। तो वो नया कोट वो जो बाहर पीले रंग का एक बक्सा होता है उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे वो कोट जो है लंडा मार्केट में हमें मिलता है। खुदा के ना मानने वालों की बनाई हुई गाड़ी और खुदा के ना मानने वालों की चलाई हुई गाड़ी में हमारा एक बोना फेरोन, जो छोटा सा बोना फेरोन बैठा होता है उस लंडे की गाड़ी में, इस्तेमाल शुदा गाड़ी में, जापान से आई हुई में, आप उसका लबो लहजा, उसका बोलचाल और उसका अंदाज़े बयां देखिए कि वो किस दर्जे पे फायज़ है। मैं आपको बड़े यकीन और वसूख से कहता हूँ कि अगर हम जो फ़ी ज़माना हालात जा रहे हैं तकब्बुर के, हो सकता है कि हम मोनजोदड़ो, हरप्पा और आदो समूद का हमारा हशर ना हो। क्योंकि देखिए कि पेरेंट्स ने तो छूट दे दी, और वो छूट इतनी दे दी कि सना नामी एक लड़की को एक शख्स आता है और वो गोली मार के चला जाता है। और वो अगर वो कर रही थी तो दैट वाज, मैं समझता हूँ कि उसकी आज़ादे हक के राय दही थी, वो जो भी कर रही थी। तो मगर हालात वाक़यात इतने, एक 6 इंच की स्क्रीन ने पूरी के पूरे एक शख्स को अपने अंदर ज़ब्त कर लिया है। और वालदैन जो हैं उनकी ढील इतनी है कि उन्हें ये नहीं पता कि घर की छत पे मेरा बेटा या बेटी क्या कर रही है। बिल्कुल ऐसे। तो बिल्कुल हमें ये देखना चाहिए, स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आने वाले बच्चे जो हैं, आप उनको जेब खर्च अगर 500 रुपये दे रहे हैं तो उनका पहनावा और उनकी चीज़ें 5 लाख रुपए की कैसे हो गई? बिल्कुल। अच्छा, इसमें जैसे अभी आप शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं, डॉक्टर साहब भी पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारे यहाँ ये कूल बनने के चक्कर में ये आजकल ड्रग्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तकरीबन हमारी बहुत ज़्यादा आबादी, अब मैं स्टैट्स बोल रहा हूँ इसलिए मैं कोट नहीं कर रहा उसको, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हमारी यंगर जनरेशन है वो ड्रग्स की तरफ जा रही है। आप ज़रा बताइएगा इसकी वजह क्या है? देखिए सर, मैं फिर मतलब आपका सवाल क्या है, मेरा जवाब इस्लाम है। देखिए हमें, मैं एक रियासत है अमेरिका, फिलाडेल्फिया में जा रहा था, तो एक क्रिश्चियन जो है इंतहा पसंद मेरे साथ बैठे थे दोस्त, तो वो स्पीड गाड़ी की उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी। तो और वो मुझे कह रहे थे कि आप बताएं आप जीसस को खुदा मानते हैं? मैंने कहा वो हमारे लिए अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं और हम उनको अगर नहीं मानते तो हम मुसलमान नहीं। और वो स्पीड बढ़ाए जा रहे थे। तो मैंने कहा कि आप ये लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? उसने कहा इट्स अगेंस्ट द लॉ। अब रोला ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम जो चीज़ों में सुकून चाहते हैं उन चीज़ों में सुकून नहीं है। दरअसल हम एक डिवाइस से या एक आर्जी प्लेयर से सुकून चाहते हैं कि हमें इससे सुकून मिले। दरअसल आपको उससे हक बैक नहीं मिल रहा। उस हक बैक के रोले में हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। और वालदैन को मैं फिर निहायत अदब से मुल्तमिस हूँ कि उन्हें वो काम करना चाहिए जो उनका काम है। वो घर में एक ऐसे अथॉरिटेटिव, इसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, कि वो इतने हाकिम वक्त बन गए हैं कि बच्चे उनसे खुल के बात ही नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कभी नहीं था कि जब बच्चे छोटे थे तो आपने उनको गोद में उठा के बोसा भी दिया हो। तो आपका लबो लहजा किसी सिनफ नाजुक से तो किसी और तरह का है। और अब जब आप औलाद से बात करते हैं तो आपका लहजा ऐसा हो जाता है कि गोया ये आपके मकरूज़ है। आपका लबो लहजा जब आप किसी अपने से ऊपर शख्स से बात करते हैं, मैं वालिदैन की बात करूँ, तो आपका लहजा मुख्तलिफ है। जब आप औलाद से बात करते हैं तो आपका लहजा ऐसे है जैसे कि वो कैदी हैं और आप जो है जेलर हैं। तो इस गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और तुम में से बेहतरीन वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं। डॉक्टर शाहिद साहब, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से जानना चाहूँगा। आप भी एक एजुकेशनिस्ट हैं, शोबत वस्ता हैं। मुझे बताइएगा कि स्टूडेंट्स, आज के स्टूडेंट्स को अगर हम कंपेयर करें पहले स्टूडेंट से, कहा जाता है कि जैसे आपने भी सुना होगा कि आजकल के बच्चे तो बड़े बदतमीज़ हो चुके हैं। वो तो हम अपने उस्तादों की इतनी रिस्पेक्ट करते थे, ये तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते। इनके तो मसाइल ही बहुत ज़्यादा हैं। सर थैंक यू सर। एक्चुअली मैं 2 पर्सपेक्टिव पे बात करना चाहूँगा। देखें, अगर मैं घर बैठा हूँ, सर ने भी बात की है कि एआई दौर है, ये मोबाइल जनरेशन है, इनको फोकस की ज़रूरत ज़्यादा है। अगर मैं खाने के टेबल पे बैठा हूँ, हम घर के 4 मेंबर्स हैं, खाना भी खा रहे हैं, हर किसी का मोबाइल है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कोई एक दूसरे से टॉक नहीं कर रहा, हर किसी की अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में बिजी है। मैंने अपने घर का एक रूल बनाया हुआ है कि नहीं, जब बच्चों के पास बैठना है मोबाइल साइड पे रखते हैं, लॉकअप में रखते हैं।
कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका वक्त सिर्फ बच्चों के लिए, आप बच्चों से बात करें, बच्चा जो देखेगा उस एक्ट को फॉलो करें। जब आप बेस लाइन से बच्चे की तरबियत ख़राब करना चाहेंगे, बड़े होकर कहेंगे बच्चा मेरी बात ही मानता, भैया आपने उसकी डायमेंशन में आपने उसकी बुनियाद ही नहीं जब बच्चा बड़ा हो रहा था तब आप कहाँ थे, तब आपने बात क्यों नहीं की? यस, आपने आपने बेस ही टेढ़ी कर दी, इमारत कैसे उसके ऊपर सीधी खड़ी होगी। आपको बेस लाइन से उन बच्चों को, उस औलाद को देखना चाहिए कि आप बैठे हैं, आप उसके पेरेंट्स के हट कर आप उसके फ्रेंड्स हैं, आप उससे बात करें, आप उसके हर दुख दर्द में शरीक हों। उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, उसको सुकून घर में मिलेगा, वो किसी दूसरे से क्यों उठा करेगा। वो माँ बाप से डिस्कस नहीं करता, थर्ड पार्टी से डिस्कस करता है, थर्ड पार्टी उसको डेविएट कर देती है। बिल्कुल, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। अगर पेरेंट्स उसके से बात नहीं करेंगे, उसके साथ लबो लहजा जिस तरह सर कह रहे थे बड़ा सख्त रखेंगे, तो फिर वो थर्ड पर्सन से मोहब्बत क्या सोचेगा, वहाँ पर उसको नाकामी ही होगी। वो पेरेंट जितना तो कोई मोहब्बत नहीं कर सकता आपके ट्रैक से हटेगा। वो ट्रैक वही बात, जब वही स्टूडेंट हमारी इस कम्युनिटी में हमारे पास आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जिसे सर ने भी फरमाया था कि वो बच्चे पाँव को, घुटनों को हाथ लगा के मिलते हैं। इसका मतलब है कि सारी जनरेशन ख़राब नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो वेल अवेयर्ड हैं, अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए। कुछ पेरेंट्स जो ज़्यादा बिजी होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है वो सो रहे होते हैं, बच्चे स्कूल चले गए, जब पेरेंट्स आ रहे होते हैं बच्चे सो रहे होते हैं, मुलाकात ही नहीं हो पाती। तो बच्चों को तो वो शफ़क़त फ़ितरी मिलेगी। असातिज़ा का क्या रोल है सर इसमें? देखिए, असातिज़ा एक बड़ी मैग्नेटिक फोर्स है। देखिए, दूसरा जो गैप अगर पेरेंट्स की तरफ से कहीं कमी बेशी रह जाती है, उसको फिल करने की ज़रूरत टीचर का काम। बिल्कुल, टीचर सोसाइटी के बिल्डर्स हैं। अगर मेरा एक अपना किबला सही नहीं होगा तो मैं दूसरे को क्या बताऊंगा? मैं दूसरे को क्या बता सकता हूँ? वही बात कि हमने पहले अपने आप को सुधारना है, फिर हमने प्रीच करना है। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, और वो जो हम रेप्टाइल्स के ऊपर गुफ्तगू करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी तरफ हम आएंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पेरेंटिंग के मसाइल के ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के टॉक शोज़ अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और जो पेरेंट्स को मुश्किलात आ रही हैं उनको भी हल निकालने का, उनका भी हल निकलेगा, और एक अच्छे तरीके से तरबियत की जाएगी हमारे आने वाली नस्ल की। हम लोग बात कर रहे थे रेप्टाइल्स के ऊपर। डॉक्टर शाहिद ने सांप के बारे में बात की, हमने मेंढक के हवाले से बात की, हमने चूहे पे बात की, हमने सर बिच्छू पे बात नहीं की, वो भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर हम घर में नज़र आ जाता है। उसकी भी टाइप्स बताइएगा, कौन से वेनमस होते हैं, और अक्सर औक़ात हमें घरों में कौन सा बिच्छू नज़र आता है? सर, घरों में आम जो बिच्छू नज़र आता है ये इंडियन स्कॉर्पियन है। ये इसका डंक तो है, इसका इरिटेटिंग पॉइजन होता है। देखिए, डिपेंड करता है फिर वही कि अगर ये नॉन वेनमस कोई नहीं होता है, ये अपने इसका जो लास्ट इसका बीड होता है उसके ऊपर ये अपना डंक कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक करता रहता है। वो सेंसिटिव होता है ताकि इन्वायरमेंट के हालात का पता चलता है। अब इसमें से इरिटेशन भी होगी, अब इसमें इचिंग भी होगी। अब इसमें से अगर कुछ ज़्यादा वेनमस है, जैसा कि रेड इंडियन स्कॉर्पियन है या डेथ स्ट्राइकर है जो एरिज़ोना में पाया जाता है, वो से बंदे मर जाते हैं। फिर वो बात डिपेंड करता है कि उसने वैनम कितना इंजेक्ट किया, और जो उस बंदा था वो छोटा बच्चा है या एजड पीपल है या जिसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहाँ डेथ के चांसेस होते हैं। अदरवाइज आम बिच्छू के काटने से डेथ नहीं होती। अच्छा, जैसे हम एंटी वेनम की बार बार बात कर रहे हैं, अक्सर औक़ात हम ये ख़बरें भी देखते हैं कि वो वैक्सीन मौजूद नहीं थी, बंदा मर गया। आजकल क्या ये वैक्सीन मौजूद है, हर तरह की वाफिर होती है अक्सर औक़ात हॉस्पिटल्स में? दूसरा, हर किस्म के वेनम के लिए एंटी वेनम मौजूद है, हर तरह के जानवर की कोई भी चीज़ काट लेता है तो? नहीं, हर किसी के अवेलेबल तो नहीं, बहुत सारे के अवेलेबल हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो वेनमस लेवल आपके बॉडी में कितना उसमें पेनिट्रेट कर चुका है। ओके, अगर अर्ली स्टेज के ऊपर है, अब आप फौरी आपने उसका क्योर कर लिया तो हमारे जो एंटी वेनम है उसको जाकर ग्रिप करेगी, हमारी बॉडी उसको क्लियर कर देगी। अगर पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर गया, हमारे बॉडी के सिस्टम डैमेज होना स्टार्ट हो गए, फिर उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल से होती है। अच्छा, इसी में कुत्ते के काटने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब हम लोग दीगर शहरों में देख रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। हमने उनका भी ध्यान रखना है, एनिमल्स के भी अपने। आजकल तो दुनिया में एनिमल राइट्स की बात की जाती है। अब मुझे ज़रा ये बताइएगा कि कुत्ते के काटने के बाद हमने क्या करना है फ़ौरी तौर पर? अक्सर औक़ात हम पहले वो बचपन में 14 टीकों के सुनते थे, वो लगवा लेना चाहिए, ख्वाह वो कुत्ते ने जिस तरह का मर्ज़ी था, उसमें रेबीज़ था या नहीं था?
यस, देखें हमें हमेशा सेफ साइड पे रहना ओके। चाहिए। ये ना को बाद में पछतावा हो, ये कर लेते तो ये ना हो। तो बेहतर है कि हमें वो कोर्स अब 14 को तो नहीं, अब 1 इंजेक्शन के ऊपर ओके। शिफ्ट हो गया कि रैबिट डॉग है, कैट है, बैट है, फॉक्स है, रैट है, ये सारी के अंदर रेबीज के पैरासाइट होते हैं। जब उसकी सिम्टम रिप्रेजेंट होने लग जाती हैं, बंदा अपने आप को, उसमें हेड्रोफोबिया हो जाता जी, है, उसके पानी ज़हन में नहीं ये पी खौफ पाता। आता है कि अगर मैं पानी को देख के मेरी डेथ हो जाएगी, मुंह से फॉगिंग स्टार्ट हो जाती है। जब उसे पीक लेवल के ऊपर पहुंच जाता है, फिर उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। कुछ रिकवर हो भी जाते हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो बहुत जाती है। मुश्किल होती है। बेहतर है कि अगर उसमें से किसी ने ऐसे काट लिया, आपको कंफर्म नहीं है, तो फिर उसमें से ज़रूर आपको इस एहतियात की तरफ चलना चाहिए कि आप उसमें से इंजेक्शन ले लें। कितना टाइम होता है हमारे पास? मैंने सांप के टाइम पे भी ये पूछा था, फिर हम ब्रेक की तरफ चले गए। अगर आपको किसी चीज़ ने, आपने सांप के बारे में तो कहा कि फ़ौरन हॉस्पिटल्स पहुँचे, रेबीज़ का अगर हमें खदशा है कि हो सकता है तो फ़ौरन कितनी जल्दी पहुँचना चाहिए कुत्ते के काटने के बाद? रेबीज सडन अटैक इसका नहीं होता, ये सडन उसमें से नहीं होता, इसका एक ट्रांजिशन पीरियड है। ओके। किसी में बाज़ औक़ात उसमें से कुछ हफ्ते के, 1 हफ्ते के बाद हो जाएगा, महीने के बाद हो जाएगा, 6 महीने के बाद हो जाएगा, साल के बाद हो जाएगा, इवन ईयर्स के बाद भी हो सकता है। अच्छा। दैट्स वाई इसके कोई बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि सिर्फ एहतियात ज़रूरी है कि आप उसका करें, वेट नहीं करना चाहिए आप। ठीक है, फ़ौरन जाएं और लगवा लें इसका हाँ, जो इंजेक्शन। डोमेस्टिकेटेड है आमतौर पर आजकल उनको वैक्सीनेटेड होते हैं, वो बेहतर हाइजीन उसकी होती है, उन वो रिलेटिवली बेहतर होते हैं क्योंकि वो ज़रा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में। अच्छा, अगर आपको उसको डॉग को नहीं था रेबीज़ और आपने फिर वो लगवा ली एंटी रेबीज़ की वैक्सीन, तो तब कोई नुकसान तो नहीं हो उसमें सकता? उसमें कुछ नहीं होगा, उसका वो कोई- बॉडी को उसका कोई नुकसान कोई नहीं। ठीक है, वो कहते हैं एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, उल्टा नहीं, वो आपके जो आप एंटी वेनम देते हैं वो बेसिकली एंटीबॉडीज होती है। ओके। उसका एक एक्शन बड़ा क्विक होता है, लेकिन वो जल्दी बॉडी से क्लियर हो जाती है। उसका लाइफ टाइम थोड़ा होता है, वो जल्दी रिएक्शन करने के बाद ऑटोमेटिकली बॉडी से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Yes. तो वो आपने वेट नहीं करना, अल्फा नहीं बनना, जिस तरह पहले जी, बात जी। कर रहे थे, आपने फ़ौरन जाके रेबीज़ की वैक्सीन लगवा बिल्कुल लेनी है। ऐसा है। अच्छा, हमें कुत्ते को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको रेबीज़ है या नहीं? अक्सर औक़ात कहते हैं Yes. कि वो पागल होता है, मुंह से थूक निकल रही होती है, इस तरह के कुछ जी। नज़र आते हैं सिम्टम्स? यस, उसके सिम्टोमेटिक यही होते हैं, जो अनयूजुअल एक्टिविटी करता है, वो भागा जा रहा है, कभी इधर को जा रहा है, कभी इधर को जा रहा है, बगैर कोई ऐसी एक्टिविटी हम इंडिकेट तो कर लेते हैं कि हाँ एक कुत्ता है, आपको देखेगा, खड़ेगा, वेट करेगा, या दुम दबाकर भागेगा, या आपकी तरफ उसमें से बार्किंग करेगा, उसे आपको आइडिया हो जाता है। जो ऐसे होते हैं उसका दिमाग बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है, वो जिस डायरेक्शन को देखता है भागना शुरू करता है, जो चीज़ उसके आगे आती है काटना शुरू कर देता है। पता चल जाता है यार ये कोई एक्टिविटी अनयूजुअल एक्टिविटी है, इसे अवॉइड करना चाहिए। इनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, वैसे लोगों को डर भी लगता है पेट से। आप यू आर अ जूलॉजिस्ट, हम लोग किस तरह अपने अंदर वो हमदर्दी पैदा कर सकते हैं एनिमल्स को लेके? उनको पेट करना अगर किसी कोई चाह रहा है, कोई स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको खाना डालना चाह रहा है, तो किस तरह की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए यूजुअली? देखिए सर, जो डॉग्स का पर्टिकुलर बिहेवियर है ना, ये बड़े वफादार किस्म के हैं। बिल्कुल। आप उसे आवाज़ दें, आपको उसके जेस्चर से पता चल जाएगा। वो अगर आपसे उसकी उनसियत है, आप उसको खाना खिला रहे हैं, वो कभी आपको बाइट नहीं कर रहा। ओके। वो बल्कि क्या उसका जेस्चर होगा, उसने दो अपनी टांगों के दिमाग रखनी है, जेस्चर उसका बेंड हो जाना है, उसने बो करना है, आपके कदमों में आकर बैठ जाएगा। वो कभी आपको बाइट नहीं करेगा। आपको बाइट नहीं करेगा। बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे शफ़क़त करें। हमने अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में ये बारहा आवाज़ उठाई है कि एनिमल के भी हवाले से हमने ध्यान रखना है। जनाब, चाइनीज़ मेडिसिन के हवाले से हम, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया, अगर आप उसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहें कि किस तरह हमारे लिए वो मुफीद हो सकती है? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। मैं इसमें ज़रूर आऊँगा। एक बात मुझे ज़हन में गर्दिश कर रही थी, बात वालिदैन के किरदार की और उनके रवैये की हो रही थी, तो इसमें मैं सिर्फ ये सर, हमारे पास 10 सेकंड्स हैं, जी, जी। फिर चाइनीज़ मेडिसिन का फिर हम आपको जी, दोबारा ज़रूर। दावत देंगे प्रोग्राम में, तफसीलन उस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं इसमें उस्तादज़ा का सिर्फ ये कहूँगा जी। कि उस्तादज़ा की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि अगर उनके पास कोई तालिब इल्म आता है तो वो अपने रवैयों को वैसा ही रखें जैसे वो अपनी औलाद के साथ रखते हैं। वैसे ही रखें जिस तरह वो अपने औलाद के साथ रखते हैं। डॉक्टर नईम तूर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। हमने आज पेरेंटिंग पे बात की। बहुत ज़रूरी है पेरेंटिंग के हवाले से बात करना, क्योंकि हमने अगली नई नस्ल को तैयार करना, और आप जैसे असातिज़ा का बहुत बड़ा किरदार है सर उसमें। डॉक्टर शाहिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। बुनियादी तौर पर जितने सवाल आ सकते थे इन चीज़ों के बारे में हमने आपसे की, और ताकि लोगों के मसाइल का हल निकाला जा सके। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।